तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कोई बता रहा होता है और कहने लगता है कि हमारे जो स्टार हॉल के लीडर हैं वो अब हमारे इस रिजल्ट को अनाउंस करने वाले हैं इस कंपटीशन के। ये बात सुनने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं रिजल्ट जानने के लिए, जहां पर स्टार हॉल का लीडर खड़ा होता है और एक पेपर पढ़ते हुए सभी से कहने लगता है कि हमारा जो हॉल है वो अभी भी नया बना है, लेकिन फिर भी हम अपने हॉल में सिर्फ और सिर्फ इलाइट स्टूडेंट को रखेंगे और तो और जो भी हमें ज्वाइन करेगा उस पे जो प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं वो अपर हॉल के स्टूडेंट से ज्यादा बेटर रहेंगे। और यहाँ पर सिर्फ हम 5 ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट करने वाले हैं। और तभी वे अनाउंस करते हुए लू शिक्यूंग का नाम लेता है और कहने लगता है कि तुम उन 5 में से एक बंदे रहोगे। दूसरे बंदे का नाम गुकोंगी होता है, इसे चुन लिया जाता है। उसमें 3rd नंबर पर आता है बाई यान का नाम, 4th नंबर पर आता है चैंग फेंग का नाम। जब जिनियांग ये देखता है कि ये जो उसका जो दुश्मन है जो कि उस पर नजर बनाए रखा था वो ऑलरेडी आयरनवुड मिड लेवल पर पहुंच चुका है, तो ये बात जानने के बाद वह काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। और तभी स्टार हॉल का लीडर बिंग बिंग से पूछने लगता है और कहने लगता है क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि इस खाली स्पॉट को भर सकता है। तभी बिंग बिंग उससे कहने लगती है कि हाँ ऐसा है एक बंदा। बाकी के स्टूडेंट बिंग बिंग को देखने के बाद एकदम से उनकी आंखों में ठड़क निकल आती है और कह रहे होते हैं कि ये वाकई में बहुत ज्यादा कूल ब्यूटी है हालन ग्रेंज की। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि ये किसी लड़के को रिकमेंड कर सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये मुझे रिकमेंड करेगी? शायद मुझे। सभी लोग इसी बात पर आर्ग्यू करने लगते हैं और जब वह उठती है तो उसकी जो बॉडी होती है वो इतनी ज्यादा सेक्सी होती है कि सभी के सभी लोग एक ही नजर में उसके प्यार में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम अपनी आवाज को कम रखो, क्या तुम मरना चाहते हो इसके हाथों से। और तभी जुए बिंग बिंग आती है और हमारे जिनियांग यानी कि एमसी का नाम लेती है और सभी के सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि जिनियांग जरा देखो ये तुम्हारी तरफ देखने में लगी हुई है जी, और नहीं बल्कि मैं जी जियांग कहने में लगी हुई होती है। तभी जिनियांग उससे कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। तभी बिंग बिंग अनाउंस कर देती है कि जो लास्ट स्पॉट बचा हुआ है वो जिनियांग की तरफ जाएगा जो कि हाई लेवल आयरनवुड लेवल का उसका रूट बोन है। और जब सभी के सभी लोग जानते हैं कि ये क्वीन जिनियांग है जिसे इसके द्वारा चुना गया है तो सभी के सभी लोग उसे घूरना चालू कर देते हैं जैसे कि ये भी उसे जिंदा खा जाएंगे और सब लोग सरप्राइज होते हैं। तभी जो लीडर होता है उसके साथ आया होता है वो ये देखने के बाद भी सरप्राइज हो जाता है और स्माइल मारने लगता है। जब जिनियांग को पता चलता है कि इसे ज्वाइन कर लिया गया है इस स्टार हॉल में तो वो काफी सरप्राइज होते हैं, मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो लू शिक्यूंग है जितना दिखता है वो उससे ज्यादा बेशरम है। अगर मैं जिस स्टार हॉल में जाने वाला हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर मुझे मौके मिलने वाले हैं या फिर किसी दुश्मन की इलाके में जा रहा हूँ मैं। दूसरी तरफ जी जियांग उससे कहने लगती है कि तुम्हारे मुबारकबाद हो, तुम्हें ज्वाइन कर लिया है स्टार हॉल को और अगर तुम स्टार हॉल को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हारा जो फ्यूचर है वो वाकई में बहुत ज्यादा ब्राइट रहने वाला है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है किसी जवान लड़की की तुम्हारे लिए एक इच्छा है कि वो चाहती है कि तुम इसे ज्वाइन करो, तो क्या तुम इसकी इच्छा पूरा करने करोगे? और अगर ऐसा करते हो तो वो तुम्हें और भी ज्यादा एडमायर करेगी क्योंकि अभी भी तुम्हें वो एडमायर ही करती है, ऐसी बात नहीं है। और तभी वो उस ऑफर के लिए मान जाता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वापस उससे लू शिक्यूंग से बाद में निपट लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ। तभी हॉल लीडर वहां पर आता है और सभी को फाउंडेशन कंसोलिडेटिंग पिल देने लगता है और कहने लगता है कि ये हमारे स्टार हॉल को ज्वाइन करने के कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि अदर हॉल्स में तुम्हें नहीं मिलने वाले। अब तुम जाकर अपनी फैमिलीज को बता सकते हो इस अच्छी खबर के बारे में। तो कल मॉर्निंग के 8 o'clock पर हम लोग मिलेंगे स्टार हॉल के बाहर के इलाके में। तो आज से तुम 5 के 5 हमारे स्टार हॉल के डिसिपल्स रहने वाले हो यानी कि स्टूडेंट रहने वाले हो। तभी सभी के सभी लोग उसका धन्यवाद कहते हैं। तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हमारा जिनियांग वापस से लेबर हॉल पर जाता है और देखता है कि वो पूरी जगह बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सजी हुई होती है और उसको देखने के बाद कहने लगता है कि जो लेबर हॉल है वो वाकई में बहुत ज्यादा लवली दिखने में लगा हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो एरिया हुआ है उसने गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है और वो फाइनली शादी करने जा रहा है? अगर वाकई में ऐसी बात है तो मैं उसके पास जाता हूँ और उसका शुक्रिया कहता हूँ और वो उस बात को जानकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन जब वह वहां पर देखता है तो किसी बंदे को पानी भरते हुए देखता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है जिसको देखकर वह सरप्राइज हो जाता है। और इस बंदे का नाम जुओ जियाजू जैसा कि आप लोग जानते ही हो। तभी वो पानी लेकर आ ही रहा होता है तभी वो जमीन पर गिर जाता है और वो उसकी इतनी ज्यादा हालत देखता है तो एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इतनी बुरी तरीके से किसने पीटा, तुम्हारे साथ ऐसी हालत किसने कर दी? तभी वो बंदा उसे बताने लगता है कि जो हमारे इस हॉल के लीडर हैं और जो इरियो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए जो मिस्टर वांग है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बनने की एक्टिंग करने में लगे हुए हैं और हम सभी पर अपना राज चला रहे हैं। ये बात सुनने के बाद हम एमसी थोड़ा सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि मिस्टर वांग आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे लेबर हॉल को इस तरीके से यूज करने की, जैसे चाहे वैसे
तब ये बंदा उसे बताने लगता है कि जो जांग चांगजान है और मैंने एक दूसरे से मिलकर बैटल की थी और लेकिन हम उसमें वहां पर हार गए थे। फिर उसके बाद हम लोग डॉग्स बॉडीज के जो एरिया है इस लेबर हॉल में वापस आ गए थे। लेकिन जब जांग चैन वापस आ रहा था और इस लेबर हॉल में वापस से एंट्री लेना चाहता था तो उसने अपनी सिस्टर को इस मिस्टर वांग को बेच दिया, उससे शादी करवा दी चांगलान की, चांगजैन ने। वो भी अपनी कंक्यूबैन की तरह रखेगा ये मिस्टर वांग उसको। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो मेरी सिस्टर को भी अपनी कंक्यूबैन की तरह रखना चाहता था, लेकिन मैंने उसके ऑफर को मना कर दिया, जिसके बाद उसने मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीटा। ये बात सुनने के बाद जिनयांग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहने लगता है कि मैंने लेबर हॉल को हमेशा अपने घर जैसा समझा है, तो आखिरकार मिस्टर वांग की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में आकर अपनी दादागिरी चलाएं। और अंदर का सीन दिखाया जाता है कि सभी के सभी लोग एंजॉय करने में लगे हुए होते हैं जहां पर चांगलान की शादी चल रही होती है। और तभी जिनयांग अंदर आता है और मिस्टर वांग को बुलाता है और स्वॉर्ड भी साथ में लेकर आता है। ये देखकर बाकी के जो लोग होते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं। तभी मिस्टर वांग उससे कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम आखिरकार फाइनली बैक आ ही गए हो, और मैंने ये भी सुना है कि तुम जितने भी हाउसिंग हॉल के स्टूडेंट थे उनकी बुक्स को कॉपी करने में तुमने मदद की थी, जिसके कारण उनका कंट्रीब्यूशन टाइम स्लो हो गया। लेकिन जब चांगलान जिनयांग को इस तरीके से यहाँ पर देखती है तो वो रोने चालू कर देती है और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। और आप लोग को बता दूं कि चांगलान और कोई लड़की नहीं बल्कि मैं लास्ट एपिसोड में जो लड़की दिखाई थी ये वही लड़की है जिसे उसने ब्रेसलेट दिया था, आप सभी को याद होगा। और तभी जो मिस्टर वांग होता है वो सभी को ऑर्डर दे देता है कि तुम जाओ और इस बंदे को यहीं पर पकड़ लो और जमीन पर घसीट कर लेकर आओ। लेकिन चांगलान वहां पर उसके प्यार में टोटली से पड़ी हुई होती है हमारी जिनयांग के, और वो ऐसा होते हुए बिल्कुल भी देख नहीं सकती और उन्हें रोते हुए चिल्लाते हुए कहने लगती है कि जिनयांग तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन सभी के सभी लोग जब जिनयांग पर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं लेकिन जिनयांग उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सभी को एक एक करके काटना चालू कर देता है और मारना चालू कर देता है बहुत गुस्से में। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन सभी को मारने के बाद वो मिस्टर वांग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसकी तो ऐसी तैसी हो जाती है मिस्टर वांग की, बड़े ही दादागिरी दिखाने में लगाता है इसके घर में, अभी बताता हूँ साले। तभी मिस्टर वांग उससे कहने लगता है कि तुम क्वीन जिनयांग अब तुम नहीं बचने वाले, क्योंकि जो मिस्टर फेंग है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तुम्हें शायद ये पता नहीं होगा कि वह और ओल्ड शेंगचू है वो पुराने दोस्त है। अब तो तुम पूरी तरीके से डूब लो, तुम्हारी किस्मत खत्म होती है यहाँ पर, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी मिस्टर फेंग वहाँ आते हैं और कहने लगते हैं कि जिनयांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो जिनयांग होता है वो उसको ग्रीट करता है। दूसरी तरफ मिस्टर वांग अपने ही नशे में फूक रहा होता है और खुश हो रहा होता है मन में सोचते सोचते कि इस वक्त मिस्टर फेंग वाकई में बहुत ज्यादा गुस्से में है। क्वीन जिनयांग अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, आखिरकार आज से और अभी से मैं इस लेबर हॉल का लीडर रहूंगा, बॉस रहूंगा। तभी मिस्टर फेंग वहां से जाते हुए उससे कहने लगते कि तुमने यहाँ पर कितनी ज्यादा गंदगी मचाई हुई है, तुम जल्दी से इस पूरे के पूरे इलाके को साफ करो, इस कचड़े को साफ करो और वापस मुझे स्टडी हॉल में आकर मुझसे मिलो। और जिनयांग भी मान जाता है उससे मिलने के लिए। और जब मिस्टर फेंग वहां से चला जाता है बिना कुछ किए हुए जिनयांग को, तो मिस्टर वांग की ऐसी हो जाती है और उसकी पतली हो जाती है बिल्कुल, आगे से गीली पीछे से पीली, और कहने लगता है कि आखिरकार मिस्टर फेंग के कहने का मतलब क्या है। तभी जिनयांग अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ निकालते हुए घूरते हुए देखते हुए इससे कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर वांग के कहने का क्या मतलब था। और जब जिनयांग उसको इतनी गंदी तरीके से घूरने में लगा हुआ होता है तभी वो बंदा अपना घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाता है और वहां पर रोना चालू कर देता है बिल्कुल किसी बच्चे की तरह, और कहने लगता है कि जिनयांग तुम मुझे नहीं मार सकते हो, अगर तुम मेरी जान बख्श देती हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम सारा का सारा पैसा रख सकते हो और आज से और अभी से तुम इस लेबर हॉल के बॉस भी बन जाओगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। और इतना कहते कहते वो अपनी स्वॉर्ड जो छुपा कर रखी हुई थी अपनी बॉडी में वो निकाल कर उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है और कहने लगता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं रख सकता, तो तुम्हें भी मेरे हाथों से अब मरना होगा। लेकिन जब वो अटैक करने लगता है तो जिनयांग उसे देख लेता है और पहचान लेता है कि ये बंदा मुझ पर कांड करने वाला, और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई चुपकर मुझ पर अटैक करने की। और तभी उसकी स्वॉर्ड से दिखाया जाता है कि इसकी स्वॉर्ड के दो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो स्वॉर्ड होती है वो और कहीं नहीं बल्कि में चांगलान उसके बीच में आ जाती है जिनयांग को बचाने के लिए, ताकि वो उसकी जान बचा सके। बाकी में चांगलान उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसने अपने प्यार के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। जब मिस्टर वांग उसे मारने के लिए आ रहा था उसने उस स्वॉर्ड के सामने आकर उसकी जान बचा ली, जिससे कि स्वॉर्ड उसके पेट में घुस चुकी है और चांगलान की यहाँ पर मरने वाली है। ये देखने के बाद जिनयांग इमोशनल हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तभी जो चांगलान है उससे कहने लगती है कि जिनयांग मुझे पता है कि तुम्हारी जो लाइफ वो कंप्लीट हो सकती है या फिर इनकम्प्लीट भी हो सकती है, और मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई है क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी जो जिंदगी है वो मेरे बिना अधूरी है। मुझे पता था कि तुम मुझसे उस वक्त झूठ बोलने में लगे हुए थे, लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना इस बात को कि मैंने तुम्हें हमेशा दिल से चाहा है, मैंने तुम्हें हमेशा दिल से प्यार किया है। तभी मिस्टर वांग उस स्वॉर्ड को उसके पेट से निकालते हैं और जिनयांग से कहने लगते हैं कि बच्चे तुम्हारी किस्मत तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है कि ये लड़की तुम्हारे सामने आएगी तुम्हारी जान बचाने के लिए। मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद भी नहीं की थी कि ये जो कमीनी है वो तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरी स्वॉर्ड के आगे आ जाएगी।
तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है क्या तुम इस इविल मिस्टर वांग को मारना चाहोगे और इस पूरे के पूरे लेबर हॉल में एक बार फिर से शांति करना चाहोगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चांगलांग की वहां पर मौत हो जाती है, उसी के हाथों में, उसी की बाहों में। ये जानने के बाद भाई हमारा जो एमसी होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और उसका पूरा का पूरा दिमाग सनक जाता है और कहने लगता है कि आता माजी सटक ली। और दूसरी तरफ मन में सोचता है, कहने लगता है कि मुझे पता था कि जो चांगलांग है वो किसी किसी तरीके से थोड़ी डोमिनेटिंग है और उसके व्यवहार थोड़ा सा अजीब से अलग तरीके से है, लेकिन किसी किसी समय पर बहुत ज्यादा काइंड और बहुत ज्यादा लवली भी है। चांगलांग इतनी बुरी भी नहीं है कि मैं उससे नफरत करूं। पता है ये कभी हमेशा अपने किसी भी मौके का फायदा उठाना जानती है अच्छी तरीके से, लेकिन कैसी भी हो ये लड़की, लेकिन मरने के लायक बिल्कुल भी नहीं थी, ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती मरना। और तो और इतना ही नहीं बल्कि मैं इसने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी स्वॉर्ड के सामने आ गई जिससे कि वो मेरी जान बचा सके। लेकिन वो जब भी खतरनाक ऑरा गुस्से में रिलीज करने लगता है तो मिस्टर वांग की फटके 64 हो जाती है, 164 हो जाती है। और वो जो जिनयांग होता है वो गुस्से में उससे कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मार कर ही रहूंगा, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी यहाँ पर नहीं बचा सकता। और तभी वो अपना पंच उसके मुंह पर एक जोरदार खींच के मारने लगता है। ये देखने के बाद जो मिस्टर वांग उससे कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो जो हॉलैंड ग्रेंज है वो तुम्हें नहीं बख्शेगा। और तभी उसका जो पंच है वो धीरे धीरे करके रुकने लगता है। ये बात जानने के बाद मिस्टर वांग के पसीने छूट रहे होते हैं और साथ ही साथ हंसने लगता है, सोचने लगता है कि आखिरकार ये मुझे यहाँ पर नहीं मार सकता। और कहने लगता है कि तुम मुझसे डरने में लगी हुई हो, आखिरकार तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, और अगर तुम वाकई में मुझसे भीख मांगो अपनी जान की तो मैं शायद तुम्हें बख्श सकता हूँ। ये इतनी सी बकवास और इतनी ज्यादा गुस्सा दिलाने के बाद भाई साहब हमारे एमसी और ज्यादा सटक जाती है, वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं रखता और फुल पावर में उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। और उसी पंच के साथ उसके मुंह में से खून निकलने लगता है और उसका सिर्फ खून ही नहीं बल्कि वो उसका सर होता है ना वो पूरी तरीके से उसके चीथड़े उड़ जाते हैं क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। तभी मैसेज देने लगता है कि सिस्टम तुमने इविल मिस्टर वांग को मार दिया, इसके बदले में तुम्हें 50 पोटेंशियल पॉइंट दिए जाते हैं। और तभी वहाँ पर जो मिस्टर फेंग डुनजिंग होता है वो भी वहाँ पर डुयोजिंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि जिनयांग मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। और वो सामने देखता है कि मिस्टर वांग की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसका सर उसके मुंह से गायब, आई मीन उसके धड़ से गायब हो चुका है। और आकर उसे मुबारकबाद देने लगता है कि वो उसने आखिरकार स्टार हॉल को ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब आकर देखता है तो सरप्राइज हो जाता है उसे गुस्से में देखने के बाद और उससे पूछने लगता है क्या जिनयांग तुमने इन सभी के सभी लोगों को अकेले खुद अपने हाथों से पीटा है। ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगता है कि हाँ मैंने ही इनको पीटा है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि स्टार्टिंग में देखा ही था कि किस तरीके से वो पानी भरने में लगा हुआ था। वो उससे कहने लगता है कि मिस्टर डुयोंग, जहाँ पर जो मिस्टर वांग है वो अपनी वाइफ को बुली करने में लगे हुए थे, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने हाथों से अपनी वाइफ को मार दिया। और उसके बाद जो मिस्टर वांग है वो फ्रेम करना चाहते, झूठा इल्जाम लगाना चाहते थे जिनयांग पर, लेकिन जिनयांग इस बात को सहन नहीं कर पाया। फिर मिस्टर वांग को उसके द्वारा मार दिया गया क्योंकि मिस्टर वांग सीक्रेटली उस पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन उससे बचने के चक्कर में जिनयांग ने उस पर ज्यादा फोर्सफुल में अटैक कर दिया और वो बंदा मारा गया। और जो मिस्टर वांग है वो इस बात को डिजर्व करते हैं, मरना डिजर्व करते हैं, इसी के काबिल है वो बंदा। और मैंने ही नहीं, वहाँ पर जहाँ पर इतने भी स्टूडेंट हैं सभी लोगों ने ये घटना होती हुई देखी थी। हमारे पास विटनेस ऑलरेडी मौजूद है, उनके पसीने छूट जाते हैं जिनयांग को इतने ज्यादा गुस्से में देखने के बाद। और एक उसके बात से एग्री होते हैं, उसे कहने लगता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ये बात सुनने के बाद जो योयोंग होता है उससे कहने लगता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट है उसे फार्म और रिजोल्यूट होना बहुत जरूरी है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिनयांग, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता और मेरे जो फादर है वो तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त जिनयांग काफी ज्यादा उदास होता है और उसका शुक्रिया कहता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वे 5 स्टूडेंट स्टार हॉल में पहुंच जाते हैं और जिनयांग यहाँ पर आने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है और कह रहा होता है कि मैं ये बात जानना चाहता हूँ क्या यहाँ पर मुझे कोई ग्रेट रिवर टेक्निक जैसी कोई यूनिक टेक्निक मिलेगी। तभी वो अनाउंस करने लगता है कि मिस्टर ड्यू यहाँ पर आ चुके हैं। तभी जो हॉल लीडर होता है वो उससे कहने लगता है क्या सभी के सभी लोग यहाँ पर आ गए, सारे के सारे स्टूडेंट। तभी लू उससे कहने लगता है कि हाँ। तभी मिस्टर ड्यू सभी उस अपने सर्वेंट से कहने लगता है कि यहाँ पर जितनी भी बुक्स मौजूद हैं इन सभी के सभी लोगों को दे दो। और बुक देने के बाद उनसे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग अपनी बुक को हासिल करने के बाद एक साथ प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से चले जाना और 3 दिन बाद तुमने कितना सीखा मैं इस बात की तुम्हारे लिए टेस्ट लेने के लिए जरूर आऊंगा तुम्हारे, और जो भी टेक्निक्स को नहीं सीख सकता वो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा इस हॉल से। तभी स्टूडेंट्स जो देखते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये तो थंडर पल्स स्वॉर्डमैनशिप है और तो और ये एक बेसिक स्वॉर्डमैनशिप है और ये इतनी ज्यादा हार्ड भी नहीं होगी सीखने में। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि सर आखिरकार मेरी बुक कहाँ है, मुझे बुक नहीं मिली है सीखने के लिए। तभी मिस्टर जू अपनी एक और नई बुक निकालता है, उसका नाम होता है आस लोटस आर्मर और उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये बुक मिलेगी, तुम इसको सीखोगे। ये बात सुनने के बाद जानने के बाद जिनयांग सरप्राइज हो जाता है। तभी उन 5 में से एक बंदा उससे कहने लगता है कि सर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि जिनयांग उसके पास आयरन वुड की हाई लेवल की रूट बोन्स है। आइस लोटस आर्मर की जो बिगिनर लेवल है उसके लिए पहुंचना ये काफी ज्यादा हार्ड है और बहुत ज्यादा हार्ड, और अगर वो परफेक्शन लेवल पर पहुंच भी जाता है तो भी ये इतना ज्यादा उसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब जिनयांग ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है क्या इस टेक्निक को सीखना वाकई में इतना ज्यादा कठिन है क्या, लेकिन मुझे तो टेक्निक सीखने के लिए बस कुछ पॉइंट को कंज्यूम करना है,
तभी ये बात सुनने के बाद मिस्टर जू काफी तो गुस्से में हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की और अपने बाप को सिखाने की किस तरीके से काम किया जाता है। ये मजाक था बस और कुछ नहीं, और उस बंदे को दूर फेंक देता है। और उस बंदे का नाम गू कॉन्गी होता है। ये बात जानने के बाद जिनियांग सरप्राइज हो जाता है। तभी लू उसको रोकने लगता है और कहने लगता है क्या जो मिस्टर जू ने तुमसे कहा, क्या तुम उस टास्क को सीरियसली नहीं लेना चाहते। और तभी जो कॉन्गी होता है वो उससे माफी मांगने लगता है और उससे कहने लगता है कि मैं गलत था। और तभी हमारा जिनियांग भी मान जाता है और उससे कहने लगता है कि मिस्टर जू जैसा आप कहें, मैं आइस लोटस आर्मर को सीखने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ जो लू होता है वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है मन ही मन में और कहने लगता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने में लगे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे सीखने में कामयाब रहोगे, वो भी सिर्फ 3 दिनों में। तभी मिस्टर जू वहां से जाने लगता है और कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग जा सकते हो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तभी कॉन्गी जिनियांग से कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। और तो और मुझे आइस लोटस आर्मर के बारे में भी पता है। अगर तुम्हें ये वाकई में बहुत ज्यादा हार्ड लगता है इसे सीखने में, तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी जब चाहे मदद कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद जिनियांग उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो, तुम तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छे बंदे हो। दूसरी तरफ जो लू होता है उसकी इतनी ज्यादा जल रही होती है इन दोनों को इस तरीके से बात करते हुए, तो मन में सोचते प्लॉट करते हुए कहने लगता है कि गू कॉन्गी तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम इस वक्त हॉलैंड ग्रेंज के स्टार हॉल में हो। ये तुम्हारा घर वगैरह नहीं है, बल्कि में जो मिस्टर जू है उसने ऑलरेडी अपनी अरेंजमेंट करके रखी है, तो उनके काम में दखल ना अड़ाओ तो बेटर रहेगा। और इस तरीके से नाइट का सीन दिखाया जाता है। एक छोटी सी कुटिया, वो हमारे जिनियांग की कुटिया। सिस्टम मुझे नोटिफिकेशन देते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम्हें 30 पोटेंशियल पॉइंट की जरूरत पड़ेगी इस आइस लोटस आर्मर को अनलॉक करने के लिए और बिगिनर लेवल तक पहुंचने के लिए। क्या तुम इसे अनलॉक करना चाहोगे? इसे देखने के बाद जिनियांग थोड़ा सा सरप्राइज तो होता है, लेकिन अपने इस टेक्निक को सीखने के लिए उन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर लेता है। और जब वो प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था अपने रूम में, तभी उसके घर के बाहर, उसके कमरे के बाहर किसी लड़की को आते हुए दिखाया जाता है और वो उसके बाहर झांक झांक कर उसमें देखने लगती है। और मैं पता चलता है कि ये जुए बिंग बिंग की मेड होती है, जो कि देख रही होती है कि आखिरकार जो जिनियांग है वो यहाँ पर कर क्या रहा है इस वक्त। लेकिन अचानक से वो किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा लाल पड़ जाती है टमाटर की तरह, और वो देखती है कि इस तरीके से जिनियांग बिना कपड़ों के प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है। लेकिन भाई इसकी सोच तो कुछ और ही होती है। ये घबराते हुए सीधे जुए बिंग बिंग के पीछे छुप जाते हैं और उससे कहने लगती है कि जो जिनियांग है वो वाकई में बहुत ज्यादा टर्की है, जो अंदर बैठा बैठा अपने आप को सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि आखिरकार इसके कहने का मतलब क्या है। जब जुए बिंग बिंग इसको जियाओ जियो को इस तरीके से घबराते हुए देखती है तो उससे पूछ लगती है कि क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो। तभी जियाओ जियो उससे कहने लगती है कि ये बंदा एक नंबर का ठरकी है, बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है इसमें। तो तभी इसकी बात सुनने के बाद जो बिंग बिंग होती है वो मन में सोचते हुए कहने लगती है कि मैं तो बस इसकी प्रैक्टिस देखने के लिए आई थी कि आखिरकार ये किस तरीके से और कैसी प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है अपनी टेक्निक के। लेकिन यहाँ पर आकर मैं तो वाकई में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई जिस तरीके से ये व्यवहार करने में लगा हुआ है। क्या ये वाकई में कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक भरा है। दूसरी तरफ हमारा जो एमसी है वो कल्टीवेट करने में लगा हुआ था, वो भी सिर्फ अपनी पांड्स में, और वो एनर्जी उसके चारों तरफ घूमने में लगी हुई होती है, जिसको देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब फीलिंग है। क्या ये जो आसपास एनर्जी मेरे बॉडी के घूमने में लगी हुई है, क्या ये आइस लोटस आर्मर है। और फाइनली उसने सिस्टम की मदद से उसको कंप्लीट परफेक्शन लेवल तक सीख लिया है, बिगिनर लेवल तक। और जब वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए उछलने लगता है, तभी वो अपने दरवाजे पर देखता है कि जुए बिंग बिंग और जिया जुए यानी कि इसके मेड उसके सामने खड़े हुए होते हैं। और तभी बिंग बिंग उसको बिना कपड़ों के देखती है, सिर्फ पान से में उसके देखती है, तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और शॉक हो जाती है और उसका चेहरा भी टमाटर तरह लाल पड़ जाता है और वो शर्माने लगती है। भाई साहब यहाँ कुछ तो चल रहा है। और तभी अचानक से वो उसको बुरा कहने वाली ही होती है, लेकिन उसके चारों तरफ जो एक एनर्जी घूम रही होती है ना, उसको देखने के बाद वो सरप्राइज हो जाती है। दूसरी तरफ हमारा एमसी के हाथ पैर कपकपाने लगते हैं। वो देखता है कि आखिरकार ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं अचानक से, और घबराते हुए से हाय कहता है। लेकिन तभी जो जुए बिंग बिंग होती है वो वापस से उसके पास पहुंच जाती है और बहुत ही ज्यादा रफ्तार में उसको अप्रोच करती है, उसकी बॉडी को टच करते हुए उससे कहने लगती है, क्या तुमने इस एनर्जी को अपना इतनी जल्दी बना लिया, क्या तुमने सच में अकेले किया है ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने बस कोइंसिडेंटली इसका इस्तेमाल कर लिया है और कुछ भी नहीं। मैंने बस इसको ट्राई करने की कोशिश की और मैं इसको सक्सेसफुल हुआ, काम मतलब इसको सीखने में कामयाब रहा एक ही झटके में। लेकिन मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद भी नहीं की थी कि चीज वाकई में काम कर जाएगी। ये बात सुनने के बाद बिंग बिंग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि इस बंदे ने बस एक बार ट्राई किया और सक्सेसफुल भी हो गया। भाई मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ इस बात से। और दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, उनका चेहरा देखने लायक होता है। और जब इस तरीके से वो डाउट करते हुए देखता है सिस्टम, तो नोटिफिकेशन देते हुए उससे क्या लगता है कि जुए बिंग बिंग पे तुम्हारे ऊपर कुछ डाउट्स है तुम्हारे टैलेंट को लेकर और तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझने की जो क्षमता है उसको उस पर लेकर। क्या तुम उसके डाउट को सॉल्व करना चाहोगे और दिखाओगे कि आखिरकार तुमने कितना ज्यादा अचीव कर लिया है और इसको सरप्राइज करोगे। तभी जुए बिंग बिंग उससे कहने लगते हैं कि ठीक है मैं समझ गई, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और जाते जाते उससे कहने लगते हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि भले ही तुमने इसमें थोड़ा सा मुकाम हासिल कर लिया है इस आइस लोटस आर्मर को इस्तेमाल करने में, लेकिन फिर भी अभी तक ये इतने ज्यादा परफेक्शन लेवल तक नहीं पहुंचा है कि तुम बाहरी तौर पर इस आर्मर को बना सको, तो इसलिए तुम्हें और भी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये बात सुनने के बाद जब सिस्टम उसे ये मिशन दे ही देता है, तो हमारा जो एमसी उससे कहने लगता है कि बिंग बिंग मेरी बात सुनो,
तभी बिंग बिंग उससे कहने लगती है कि तुम्हें इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, तुमने अभी अभी तो इस टेक्निक को सीखा है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम किस एक्सटर्नल फॉर्म की बात कर रही हो, क्या ये वाली एक्सटर्नल फॉर्म की बात कर रही हो। तभी उसके हाथों में चारों तरफ आइस घिर जाती है। ये बात देखने के बाद वो एकदम से शॉक हो जाती है और सरप्राइज हो जाती है और शॉक के मारे उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि तुमने उसे सरप्राइज कर दिया, इसके बदले में तुम्हें 10 पॉइंट दिए जाते हैं। और इसी तरीके से समय गुजरता जाता है धीरे धीरे करके, और समय आता है जहाँ पर वह पांचों के पांचों स्टूडेंट मिस्टर जू के साथ खड़े होते हैं। 3 दिन के बाद का सीन। और तभी मिस्टर जू उससे कहने लगते हैं कि आज तुम अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हो कि आखिरकार तुमने इतना इस 3 दिनों में कितना सीखा और क्या सीखा है। और वह अपनी टेक्निक्स उन्हें दिखाने लगते हैं। तभी मिस्टर जू उससे कहने लगते हैं कि गू कोंगू एंड लू शियो की जो अचीवमेंट्स है वो वाकई में काबिल तारीफ है। तभी जो मिस्टर लू होता है वो उससे कहने लगता है मिस्टर गू से, तुमने तो वाकई बहुत हार्ड वर्क किया है। जब इनको इस तरीके से हमारा एमसी देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जिनके पास ज्यादा टैलेंट होता है तो जो दूसरे लोग होते हैं वो उससे बहुत ज्यादा जलते हैं, जिससे कि तुम्हारे लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। मुझे पूरी की पूरी पावर दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इसके स्टैंडर्ड को मैच करना है। और तभी जो चीफ हैंगहोंग और बाई यान होता है वो उससे कहने लगता है उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद, तुम बस लगभग पास हुए हो। और बात करें तुम्हारे बारे में क्वीन जिनिया, तुम्हारे पास वाकई में बहुत ज्यादा पुअर टैलेंट है, तो तुम जैसे पुअर टैलेंट वाले बंदे को हमारा स्टार हॉल बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी मिस्टर लू इसकी इतनी बेइज्जती होती हुए देखता है तो काफी ज्यादा खुश होने लगता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा दुख होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम स्टार हॉल से निकाल दिए भी जाते हो तो जो फ्लेम हॉल है और जो टाइगर हॉल है वो तुम्हें एक्सीलेंट स्टूडेंट के तौर पर ही देखेंगे। और तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारा एमसी यानी कि जिनियांग उससे कहने लगता है क्या होगा अगर मैं ऐसा करूं तो। और तभी वे सारी की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी पर इकट्ठा करने लगता है और एक आइस का आर्मर उसकी बॉडी पर उसकी बॉडी को पूरी तरीके से कवर करना चालू कर देता है, जिसको देखने के बाद सभी शौक से भर जाते हैं। और मिस्टर जू इसको देखने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम पास हुए, और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार इसने ये सब करना कब सीख लिया। तभी मिस्टर गू होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो मिस्टर क्वीन यानी कि जिनियांग, मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और मिस्टर लू वहां से जाने लगते हैं और जो मिस्टर जू होता है वो उसकी जल के राख हो गई होती है और जली को भाई जलने के कारण बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो क्वीन जिनियांग से पता नहीं क्यों जलता है, वो तो आगे पता चल ही जाएगा। और कहने लगता है वहां से जाते हुए कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर चल सकते हो, जब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं होऊंगा तो मैं मिस्टर लू की बात सुननी होगी और अब तुम अपनी टेक्निक्स को प्रैक्टिस करोगे और मुझे फॉलो करोगे। और तभी वहां पर एक आर्ट रखी हुई होती है, उससे कहने लगता है कि तुम पूरे पूरे रास्ते पर इसे धक्का दोगे, ठीक है, समझ में आई क्वीन जिनियांग। ये बात जानने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है जिनियांग कि आखिरकार ये बंदा मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है। तो तभी हमें नेक्स्ट में गोस्ट डार्क केव का सीन दिखाया जाता है, जो कि इलाका बहुत ज्यादा देखने में डरावना दिख रहा है और वह सभी के सभी लोग उसी के सामने आ जाते हैं। और मिस्टर जी उससे सभी से कहने लगते हैं कि तुम सभी के सभी लोग इस केव के अंदर जाओगे, इस गुफा के अंदर जाओगे और यहाँ पर जितने भी गोस्ट डार्क मंकीज है उनको मारकर उनका हार्ट लेकर आओगे, उनका दिल। तो एक बात और बताना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर गोस्ट डार्क मंकीज है वो उन्होंने अपने पूरे के पूरे सेंसेस तो खो दिए हैं, लेकिन उनकी जो क्यू को लेकर उनकी जो सेंसिटिविटी है ना वो बहुत ज्यादा हाई है। वो किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को तुरंत पहचान लेंगे और किसी भी मार्शल आर्ट की जितनी ज्यादा रैंक हाई होगी उतनी ही जल्दी वह गोस्ट डार्क मंकीज उन्हें ढूंढने में कामयाब रहेंगे। और एक बात का ख्याल रखना कि वो छुपने में बहुत ज्यादा तेज रहते हैं और वो तुम्हें बेवकूफ भी बना सकते हैं। अगर तुम वाकई में उन्हें अच्छी तरीके से मारना चाहते हो तो जो स्वॉर्ड टेक्निक मैंने तुम्हें सिखाई थी उसका तुम्हें इस्तेमाल करना होगा। थंडर पल्स स्वॉर्डमैनशिप ही एक ऐसी स्वॉर्डमैनशिप है जिनसे उन्हें मारा जा सकता है। और तुम्हें वहाँ पर जो लो टॉक्सिक का मसीमा है यानी कि ये धुआं गैस दिख रही है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी क्यू का इस्तेमाल करोगे तो तुम ऐसे आसानी से उस जहर से बच सकते हो। लेकिन एक बात का तुम्हें ख्याल रखना होगा कि जो गोस्ट डार्क मंकी है उसके मरने के बाद उसकी जो दिल की कंडीशन है वो जल्दी खराब होने लगती है, इसलिए तुम्हें इसे कंटेन करने के लिए स्पेशल बॉक्स की जरूरत पड़ेगी जो कि हॉलेंज रेंज के ओनर के द्वारा अरेंज किया गया है। और इसका इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें आइस लोटस आर्मर की जरूरत पड़ेगी। मैं तुमको बस इतनी ही इंफॉर्मेशन देना चाहता था, अब तुम लोग अपना टास्क स्टार्ट कर सकते हो। तभी मिस्टर लू वहां से आगे जाने लगता है और उनसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बाहर के इलाके से देखभाल कर सकते हो और इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी दुश्मन अंदर ना आने पाए। मैं अंदर जाता हूँ और उन गोस्ट मंकीज को पकड़ कर लाता हूँ। तभी मिस्टर गू और बाकी के लोग वहां से जाने लगते हैं और तभी जब मिस्टर गू होता है वो जिनियांग से कहने लगता है जाते जाते कि तुम्हारे पास सिर्फ एक आइस लोटस आर्मर है, तो मुझे ही लगता है कि तुम उन मंकी से फाइट कर पाओगे, तो तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए, तो थोड़े सावधान रहना। ये बात सुनने के बाद जिनियांग भी उससे क्या लगता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना मिस्टर गू। और जब सभी के सभी लोग वहां से चले जाते हैं तो हमें कई सारे मॉन्स्टर को यानी कि गोस्ट डार्क मंकीज को दिखाया जाता है जो कि जिनियांग को घूरना चालू कर देते हैं। और घूरने के बाद जिनियांग बहुत ज्यादा घबराने लगता है और अपनी क्यू का इस्तेमाल करने लगता है उनसे बचने के लिए। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देने लगता है क्या तुम इन इविल क्रीचर्स को यानी गोस्ट डार्क मंकीज को मारना चाहोगे और यहाँ पर जो मलेरिया फैला हुआ है, बीमारी फैली हुई है पूरी पूरी जमीन पर, उसे क्लियर करना चाहोगे। ये बात जानने के बाद जिनियांग और भी जोश में भर जाता है
और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि डार्क गोस्ट मंकीज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन सी मेरी जो टेक्निक है वो तुम पर ज्यादा काम करने वाली है, गोस्ट रिवर टेक्निक या फिर आइस लोटस आर्मर, सॉरी जो थर्ड थंडर पल्स स्वॉर्डमैनशिप है वो। चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम्हें किस टेक्निक से सबसे ज्यादा मारा जा सकता है, वो भी बहुत ज्यादा आसानी से। और अपने आप को कई सारे डार्क गोस्ट मंकीज से घिरा हुआ पाता है और सारे के सारे जो मंकीज होते हैं वो हमारे जिनियांग पर एक साथ अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। ये देखने के बाद वो स्माइल करने लगता है, स्माइल करने के बाद अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और जैसे जैसे वो सभी सभी डार्क गोस्ट मंकीज को मारना चालू कर देता है वैसे उसे एक एक पॉइंट मिलने लगता है। पर गोस्ट डार्क मंकी को मारने पर 1 पॉइंट मिलता है और इस तरीके से उस सभी को एक एक करके मारना चालू कर देता है। और जब उनको मारने के बाद उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसने गलती से इतना ज्यादा बुरी तरीके से उन गोस्ट डार्क मंकीज को मार दिया है कि उनकी बॉडीज भी पूरी तरीके से तबाह हो गई है और यहाँ पर सिर्फ 3 ही हार्ट्स हैं जो कि सही सलामत बचे हुए हैं, सभी के जो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मुझे अगली बार से और ज्यादा केयरफुल रहना होगा और बाकी के जो हार्ट्स बचे हुए थे उन्हें कलेक्ट करने लगता है। लेकिन जब वो कलेक्ट कर रहा होता है तभी सामने उसे कुछ दिखाई देता है, तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और उससे कहने लगता है कि इस धुएं के अंदर प्योर लोटस फ्लावर यहाँ पर आ चुका है, क्या तुम अंदर जाकर देखना चाहोगे कि आखिरकार ये क्या और कैसी चीज है। और तभी वे प्योर लोटस के पास पहुंच जाता है जो कि लोटस जैसा दिखने में लगा हुआ है, जिसको देखकर वो सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि ये वाकई में कोई लोटस फ्लावर है। लेकिन इसको देखकर तो बैम्बू शूट की याद आ गई। दूसरी तरफ सिस्टम उससे कहने लगता है क्या तुम अपनी क्यू के इसके अंदर डालना चाहोगे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को, जिससे कि यहाँ पर जो मसीमा है वो पूरी तरीके से गायब हो जाए और पूरी की पूरी जमीन को साफ कर दे और गोस्ट डार्क मंकी से वो मारे जाए। और जब वे अंदर जाने में लगा हुआ होता है तो कई सारे मंकीज उसे घूरना चालू कर देते हैं, जिसको देखकर वो सरप्राइज होकर पीछे मुड़कर देखता है तो जितने भी गोस्ट वो मंकीज अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं उनसे बचने के लिए वो अटैक करना उन पर चालू करने लगता है। लेकिन जब वो उन पर अटैक करने लगता है तो वो पाता है कि जो मंकीज है उनकी रफ्तार पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ गई होती है और वो ये जानने के बाद काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि ये बात नहीं है कि वो फास्ट हो गए हैं, बात दरअसल ये है कि इस मसीमा के कारण, इस धुआं के कारण मैं स्लो हो गया हूँ। और आइस लोटस आर्मर का इस्तेमाल करने लगता है उनके अटैक से बचने के लिए। लेकिन वो मंकीज बहुत ज्यादा चालाक होते हैं और वो बहुत ज्यादा गंदी तरीके से हमारे एमसी को मारना चालू कर देते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसको देखकर वो उसे खरोच आ जाती है उसकी बॉडी में, तो वो उन्हें गालियां देने लगता है और वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और कहने लगता है कि मैं इनसे फाइट नहीं कर सकता, अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। जब मैं बाद में फिर कभी यहाँ पर वापस आऊंगा तो इस लोटस फ्लावर पर जरूर देखूंगा। दूसरी तरफ हमें मिस्टर गू को दिखाया जाता है जो कि उन मंकी से फाइट करते हुए कहने लगता है क्या मैं वाकई में आज यहाँ पर मारा जाऊंगा, क्योंकि उन मंकीज ने उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर रखी होती है, चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी उन मंकीज को कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं और सारे के सारे मंकीज वहां से हट जाते हैं, उसको रास्ता देने लगते हैं। ये जानने के बाद मिस्टर गू सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जितने भी यहाँ पर गोस्ट डार्क मंकीज है वो बहुत ज्यादा चालाक हैं और बहुत ज्यादा फास्ट। मैं वाकई में इस बात को जानने के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि आखिरकार जिनियांग है वो कैसा कर रहा होगा इनके साथ, क्योंकि वो बस इनके अटैक को आइस लोटस आर्मर से बस डिफेंड कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता। तभी अचानक से उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देने लगती है और वो देखता है कि जिनियांग उसकी तरफ फुल रफ्तार में भागते हुए आने में लगा हुआ होता है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और जिनियांग चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें भागना होगा मिस्टर गू, जल्दी से भागो मिस्टर गू, जो मंकीज है वो हमारा पीछा करने में लगे हुए हैं। और वो बहुत ज्यादा गंदी तरह से चिल्लाते हुए बचकर भागने में लगा हुआ है और कहने लगता है कि मैंने गलती से इनको गुस्सा दिला दिया है और अब ये मेरा पीछा करने वाले हैं। मिस्टर गू जब ये देखता है तो उसका मुंह फटा फटा रह जाता है शौक के मारे और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुमने उनके साथ ऐसा क्या कर दिया कि वो तुम्हारा बुरी तरीके से पीछा कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो वाकई में तुम्हारे लिए अच्छी बात है जिनियांग, तुमने अपनी क्यू का इस्तेमाल कर मेरी रफ्तार को पकड़ने में कामयाब रहे। ये बात जानने के बाद जिनियांग उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास भी काफी ज्यादा अच्छी लाइटनिंग स्किल मौजूद है। तभी मिस्टर गू उससे कहने लगता है कि मेरी किस्मत तो वाकई में बहुत ज्यादा खराब है, मेरे जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो एंड टाइम पर खत्म हो गई थी, जिसके कारण मुझे सिर्फ एक ही उन मंकीज का हार्ट मिल पाया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि इस बार मिस्टर गू की हालत बहुत ज्यादा खराब है और लगता है कि वो और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने के कारण और ज्यादा हार्ट को कनेक्ट नहीं कर सकते। क्या तुम इस खतरनाक कठिन सिचुएशन में उसकी मदद करना चाहोगे और तुम्हारे पास जो हार्ट मौजूद है वो तुम मिस्टर गू को देना चाहोगे। ये नोटिफिकेशन देखने के बाद जिनियांग मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर आया है। मैं भी यही सोचने में लगा हुआ था कि जो गोस्ट डार्क मंकीज के जो हार्ट 3 मौजूद है मेरे पास, उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। और तभी वो उसके कान के पास जाता है जिनियांग और उससे कहने लगता है कि मिस्टर गू मैं आपको अपने बारे में अपना एक सीक्रेट बताना चाहता था, क्या आप इसको सीक्रेट रखोगे और दूसरों को नहीं बताओगे। ये बात सुनने के बाद मिस्टर गू उसके सरप्राइज होते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे कहना चाहते हो कि तुम्हारा आइस लोटस आर्मर ऑलरेडी परफेक्शन लेवल पर पहुंच चुका है। मैंने ऑलरेडी तुम्हारी झूठ को पहचान लिया था और सिर्फ इतना ही नहीं, जो मिस्टर लू है उन्होंने भी तुम्हारे झूठ को पहचान लिया है। लेकिन इस तरीके से गैस करते हुए जिनियांग देखता है तो कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता था आपसे
और तभी वो अपना शर्ट खोलकर दिखाता है और उससे कहने लगता है कि तुम इसे देखो। ये देखने के बाद मिस्टर गू बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी जिन यांग उससे कहने लगता है कि तुम इन 3 हार्ट्स के बदले में मुझे कुछ भी देने के लिए तैयार हो, तो बताओ तुम कितना मुझे ऐसे दोगे इसके बदले में। ये बात सुनने के बाद मिस्टर गू सरप्राइज हो जाता है और उसे ऑफर देते हुए उससे कहने लगता है कि 1 हार्ट के बदले में तुम्हें मैं 100 सिल्वर कॉइन्स देने के लिए तैयार हूँ, यानी कि 300 कॉइन्स 3 हार्ट्स के लिए। और एक बार मैं तुमसे ये खरीद लूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि इनको कलेक्ट करने वाला बंदा मैं हूँ। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम मुझे 300 सिल्वर कॉइन्स दे दो और ये 3 जो हार्ट है वो तुम्हारे हुए आज से। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे क्या लगता है कि तुमने उस बंदे की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में उसकी मदद की है, अमीर बंदे की। इसके बदले में तुम्हें 5 पॉइंट दिए जाते हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि दोनों का काम निकल गया ना। तभी वहाँ पर टाइम खत्म हो जाता है। मिस्टर जू सभी के पास आता है, उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने अपनी परफॉर्मेंस में कैसा दिखाया है, जल्दी से मुझे बताओ रिजल्ट। और तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब स्टार हॉल के स्टूडेंट इस तरीके से इस मिशन पर आए हुए हैं यहाँ पर। और अगर तुम 1 हार्ट पाते हो तो तुम्हें 2 घंटे की प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा ओनर के सीक्रेट रूम में। और इसी तरीके से सारी की सारी सिचुएशन जाती है और तभी जाकर उनसे पूछने लगता है जिसके पास सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हार्ट्स मौजूद होंगे उसे और भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा हॉलन ग्रेंज के ओनर से। क्लियर स्प्लिट पिल भी मिलेगी गिफ्ट के तौर पर। तभी जो मिस्टर लू होता है वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे स्टार हॉल ज्वाइन होने से पहले मिस्टर लू ने ऑलरेडी मुझे ये थंडर पल्स वर्डमैनशिप सिखा दी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझसे पावरफुल यहाँ पर कोई भी नहीं है और मैं ही उस पिल को हासिल करने के काबिल हूँ और ये पिल मुझे ही मिलेगी। तभी जो 2 स्टूडेंट है वो उससे माफी मांगते हैं, उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, हमें कुछ भी एक भी हार्ट को हासिल करने में नाकामयाब रहे। तभी मिस्टर लू उससे कहने लगता है कि मुझे 2 मिले और जो 2 लोगों को वहाँ पर हार्ट नहीं मिलता है तो वो उन्हें पनिशमेंट के तौर पर आज रात को सोने ना देने की पनिशमेंट देता है। और कहने लगता है कि तुम मिस्टर लू से सीखो आखिरकार किस तरीके से बार्गेन किया जाता है। और तभी मिस्टर लू मिस्टर गू को जलाने के लिए उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि मिस्टर गू आखिरकार तुम बताओ तुम्हें कितने ज्यादा हार्ट्स मिले हैं। और तभी वो उससे कहने लगता है कि मुझे 4 मिले हैं। ये बात देखने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है और उसको मुंह फटा रह जाता है उन 4 हार्ट्स को देखने के बाद। और तभी जिनयांग और मिस्टर गू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे से एग्री हो जाते हैं। और जब मिस्टर लू को ये बात पता चलती है तो वो बिल्कुल भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता और मन में सोचते हुए कहने लगता है क्या गू फैमिली के पास वाकई में कोई ऐसी स्वॉर्ड टेक्निक है जो कि हमारे थंडर पल्स वर्डमैनशिप से ज्यादा बेटर हो। और चिल्लाते हुए से कहने लगता है कि तुमने हे मिस्टर गू तुमने जरूरी यहाँ पर कोई ना कोई ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा इन हार्ट्स को हासिल करने के लिए। ये बात सुनने के बाद मिस्टर गू भी बहुत ज्यादा घबरा जाते गुस्सा हो जाते हैं। उससे कहने लगते हैं कि मिस्टर लू अगर तुम यहाँ पर और जरा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अगर तुम पावरफुल नहीं हो तो मुझे ही लगता है कि तुम्हें दूसरों पर इस तरीके से इल्जाम लगाना चाहिए, तुम्हें जाकर खुद प्रैक्टिस करना चाहिए। जब दोनों के दोनों इस तरीके से बहस करने लगते हैं तो मिस्टर जू उन दोनों की लड़ाई को बंद करा देते हैं चिल्लाते हुए और कहने लगता है कि जब हम लोग वापस चले जाएंगे तब इस मैटर के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और तभी नाइट के सीन में वे लोग घर पर वापस से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जिनयांग का छोटी सी कुटिया है ना वो जगह। और तभी जो मिस्टर गो होता है वो 400 सिल्वर कॉइन्स उसे देने लगता है और उसे कहने लगता है कि जो 300 सिल्वर कॉइन्स है वो तो उन 3 हार्ट्स के लिए थी और जो 100 सिल्वर कॉइन्स है वो इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे पिल हासिल करने में मदद की। ये बात जानने के बाद वो काफी ज्यादा अमीर हो जाता है हमारा एमसी और पैसा देखकर काफी ज्यादा खुश भी। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो मिस्टर गू है वाकई में बहुत ज्यादा जेनरस है और बहुत ज्यादा अच्छे बंदे हैं और पैसा देखकर भाई साहब कतई लालच भरा आता है उसके मुंह में। और जब वो अपने पैसे के बारे में सोच ही रहा होता है तभी पीछे से आकर किसी को देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं और चिल्लाते उससे कहने लगता है कौन है, किसकी हिम्मत हो गई मुझ पर इस तरीके से रात को अटैक करने की। और तभी वो दिखाया जाता है कि हर जगह सिर्फ धुआं ही धुआं और किसी मास्टर को किसी थेटी को आते हुए वहाँ पर दिखाया जाता है। कोई दद्दू वहाँ पर आ जाता है जो कि उसे घूरना चालू कर देता है और जो कि जिसने उस पर अटैक किया होता है उसके पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण। और जो दद्दू है वो उस बंदे को घूरने लगता है और अपनी टेक्निक से जाने की अपनी जो भी टेक्निक होती है उससे डायरेक्टली उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन हमारा जो एमसी है वो अपने आइस लोटस आर्मर का इस्तेमाल कर उसकी टेक्निक से बचने की कोशिश करने लगता है। जिसको देखने के बाद वो मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो आइस लोटस आर्मर है वो परफेक्शन लेवल तक पहुंच चुका है। तभी जो हमारा एमसी बचने के लिए अपने उस पॉइजनस डस्ट का इस्तेमाल करने लगता है और उसकी तरफ थ्रो कर देता है। तभी जो दद्दू होते हैं वो उससे कहने लगता है कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम्हें इस तरीके से इस डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। और वो सारे के सारे पाउडर को अपने कपड़े में एब्जॉर्ब कर लेता है बिना टेक्निक का इस्तेमाल कर जिसको देख जिनयांग सरप्राइज होता है। लेकिन वो मास्टर की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो एक झटके में उसके पीछे आ जाता है और तभी वो मास्टर उसके कपड़े उतार कर पकड़कर खींचने लगता है और उसकी बॉडी को चेक करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो वाकई में बहुत अच्छी बॉडी मौजूद है, तुम एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो। और खुश होते हुए उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे बताओ क्वीन जिनयांग आखिरकार तुम्हारी जो ग्रेट रिवर टेक्निक है वो किस लेवल तक पहुंची है। जिसको सुनने के बाद जिनयांग गुस्से में आकर उस पर वापस से अटैक करने लगता है और उसे गाली देने लगता है। तभी इस तरीके से इतना ज्यादा गुस्से में देखता है वो मास्टर तो उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा एनर्जी वाले बंदे हो और उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। तुम एक यंग मार्शल आर्टिस्ट हो जो कि अभी तक लेवल 1 तक नहीं पहुंचा, लेकिन तुम्हारी जो ग्रेट रिवर टेक्निक है वो ऑलरेडी परफेक्शन लेवल तक पहुंच चुकी है।
जब ये बात उसे पता चलती है कि ये टेक्निक इसी बंदे की है तो जिनयांग काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि मिस्टर वू मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने बिना आपसे पूछे बिना आपकी परमिशन लिए आपकी टेक्निक को सीख लिया। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी फाउंडेशन को इस तरीके से डिस्ट्रॉय मत कीजिए। ये बात सुनने के बाद मिस्टर वू उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बेकार बंदा नहीं हूँ। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आखिरकार तुमने इसको कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया है, क्योंकि मेरे पास जो टेक्निक्स है वो अपने स्टूडेंट को पास डाउन करना चाहता था मेरे मरने से पहले। यही मेरी लाइफ का गोल। ये बात सुनने के बाद जो मिस्टर जो क्वीन होता है, क्वीन जिनयांग, वो काफी सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है क्या आप वाकई में अपने ग्रेट रिपर टेक्निक को पास डाउन करना चाहते हैं दूसरे बंदों पर। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो डायरेक्टली उसे मास्टर कहकर बुलाने लगता है मिस्टर वू को और कहने लगता है कि मैं आपको ग्रीट करता हूँ मास्टर। और तभी वो चीज देखने के बाद जो अंकल होते हैं, जो दद्दू मास्टर होते हैं, वो उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई बहुत स्मार्ट बंदे हो और कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से स्टार हॉल में लेबर का काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम हाउसिंग हॉल में आ सकते हो मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि मेरे पास कुछ पर्सनल मैटर्स है जो कि मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं अभी तुरंत हाउसिंग हॉल में नहीं जा सकता, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर, लेकिन अगर मैं उन मैटर को सॉल्व कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं हाउसिंग हॉल में जरूर चला जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाना चाहता हूँ जो कि तुम्हारी मदद करेगी और तुम मुझे बताओ कि अगर तुम क्या सीखना चाहते हो मुझसे। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उस मौके का फायदा उठाते हैं उससे कहने लगता है कि मैं कोई ऐसी टेक्निक सीखना चाहता हूँ जिससे कि मैं दीवारों और छतों पर कूद कूद कर जा सकूं। ये बात सुनने के बाद वो मास्टर उससे कहने लगता है कि मैं तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम लाइटनेस टेक्निक को चुनोगे, लेकिन मुझे जहाँ तक पता था कि तुम जैसे जो जवान लोग हैं, यंगस्टर लोग हैं, उन्हें फाइटिंग स्किल्स ज्यादा पसंद है। जिनयांग उसको सुनने के बाद उससे कहने लगता है मास्टर मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मैं किस टेक्निक को चुनने वाला हूँ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस वक्त इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये बात सुनने के बाद मास्टर एग्री होता है, उससे कहने लगता है कि तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें टेक्निक सिखाता हूँ। जिनयांग खुश होने लगता है, उसको धन्यवाद कहता है मास्टर का और तभी वो एक ऐसी खुली जगह पर उसे लेकर आ जाता है जिनयांग को उसका मास्टर और उससे कहने लगता है कि जिनयांग मैं एक टेक्निक को परफॉर्म करने वाला हूँ, तुम ध्यान से देखना इसे। और तभी वो एक मंत्र पढ़कर उसे सुनाने लगता है जिससे कि एक ब्लैक एनर्जी उसके चारों तरफ इकट्ठी होने लगती है और उसके जो पैर होते हैं उसके बाद कुछ अजीब सा होने लगता है और उससे कहने लगता है कि जिनयांग तुम इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना और अपनी सारे की सारे क्यू को अपने पैरों की तरफ फ्लोट करना मतलब पहुंचाना चालू कर दो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम उड़ सकते हो। और इस तरीके से जिनयांग उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और तभी उसका मास्टर पीछे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जिनयांग तुम जल्दी से आ जाओ और मुझे फॉलो करो। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि लाइटनेस स्किल इस सिस्टम के द्वारा ढूंढ ली गई है, क्या तुम इसे सीखना चाहोगे? इसको सीखने के लिए तुम्हें 20 पॉइंट लगेंगे। और तभी पे उसका इस्तेमाल कर लेता है और उसका जैसे 20 पॉइंट डिडक्ट हो जाते हैं तो वो उस टेक्निक का इस्तेमाल तुरंत करना सीख जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो उसके पास सिस्टम मौजूद है ना, इसीलिए। और उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने मास्टर का पीछे करते हुए उससे कहने लगता है कि मास्टर आई एम कमिंग, मैं भी आ रहा हूँ मास्टर, गलत मत समझ लेना। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो बच्चे। इधर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस तरीके का जो जीनियस है वो एक सेंचुरी में एक ही बार आता है, तुमने इस तरीके की स्किल को इतनी ज्यादा फास्ट सीख लिया, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हें और डू योंग को एक साथ मिलकर सिखा सकता हूँ, और अगर मैं ऐसा कर देता हूँ मेरी लाइफ में कोई और पछतावा नहीं बचेगा। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग वहाँ पर किसी फेस्टिवल की तैयारी करने में लगे हुए होते हैं, जहाँ पर वो अरेंज करने में लगे हुए हैं मिस्टर जू। और जो मिस्टर जू होता है वो सभी को ऑर्डर देने में लगा हुआ होता है, सभी के सभी लोग उसकी बात सुनने लगते हैं और बताया जाता है कि हर साल इस फेस्टिवल को अनाउंस किया जाता है, अरेंज किया जाता है सर्वेंट डिसिपल्स के लिए, और यहाँ पर सारे के सारे हॉलिडे रेंज के सर्वेंट डिसिपल्स मौजूद होते हैं, चाहे वो इनर हॉल से हो चाहे फिर आउटर हॉल से, वह सभी के सभी लोग इसे अटेंड करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में डू योंग और जी जियांग भी वहाँ पर आते हैं, जो कि जिनयांग को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं जिनयांग तुम भी यहाँ पर आ गए। बाहरी सरफेस तौर पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सर्वेंट हॉल के डिसेबल सर्वेंट, वो सभी के सभी लोग एक दूसरे से जान पहचान कर सके, इसलिए इस फेस्टिवल को अरेंज किया जाता है इन सभी के लिए। लेकिन जो असली मकसद है हॉलैंड ग्रेंज का, वो बस इन न्यू कमर्स का एक दूसरे से फाइट करवाना चाहते हैं और कुछ नहीं। और इस फाइट के दौरान जो ओनर हॉल है, वो इस हॉल के जो ओनर्स होते हैं वो अपने लिए न्यू स्टूडेंट्स तो ढूंढ सकते हैं इस तरीके से कि कौन सबसे ज्यादा बेटर है फाइट करने में। तभी अचानक से जब वह लोग चारों अपने आपस में बात करने में लगे हुए थे, तभी एक उड़ता हुआ वाटरमेलन का टुकड़ा सीधे जिनयांग के सर पर लगता है, जिसको सुनने देखने के बाद चारों सरप्राइज हो जाते हैं। और यही बताया जाता है कि अगर यहाँ पर कोई फाइट करने के लिए तैयार नहीं होता तो यहाँ पर इस हॉल लीडर्स के द्वारा कुछ लोगों को अरेंज कर दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पर वे आग में घी डालने का काम कर सकें और परेशानी खड़ी कर सके। तभी जी जियांग और जो डुओ यंग होते हैं उसको देखने के बाद गुस्सा हो जाते हैं और उनसे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जिनयांग को इस तरीके से हिट करने की, और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे दोस्त को इस तरीके से मारने की। और इस तरीके से इस साल भी इस तरीके से यहाँ पर फाइट होने वाली है, और यहाँ पर उन सभी के सभी स्टूडेंट की फाइट चालू हो जाती है। पुराने और नए स्टूडेंट एक दूसरे से फाइट करना चालू कर देते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर जितना भी सामान रखा हुआ होता है सब टूटना चालू हो जाता है। तभी मिस्टर जू उससे कहने लगता है अपने कुछ सर्वेंट से कि यहाँ पर जल्दी से लेकर आ जाओ, यहाँ पर जार्स की कमी है, यहाँ पर और भी ज्यादा मटकों को फोड़ने की जरूरत है। और भाई जिस गंदी तरीके से लोग फाइट करने में लगे हुए हैं, इस मौके का फायदा उठाते हुए जिनयांग भी उससे कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वांग जी जियांग को इस तरीके से बुली करने की, तेरी तो जात का पैदा मारूं। और जब उनकी लड़ाई चली रही होती है तभी
जिनयांग के जो मास्टर है वो उसके पीछे आ जाते हैं, लेकिन जिनयांग उसे पहचान नहीं पाता और उस पर अटैक करने लगता है। तभी उसका मास्टर उसके अटैक को रोकता है। उससे क्या लगता है, क्या तुमने फाइट करने का यहाँ पर एंजॉय किया? जब जिनयांग को पता चलता है उसका मास्टर, तो वो सरप्राइज हो जाता है और तभी उसका मास्टर उसे बुलाते हैं। उससे क्या लगता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सभी के सभी हॉल लीडर से तुम्हें मिलवाता हूँ और जितने भी इस ग्रेंज हॉल के मैनेजर्स हैं उनसे भी। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज होने लगता है और उनके साथ अंदर जाने लगता है। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और उसे बताने लगता है कि जिनयांग, ये मिस्टर आओ और मिस्टर डिंग है, डेप्यूटी मैनेजर है इस हॉलैंड ग्रेंज के, और ये दोनों के दोनों यहाँ पर गेम खेलने में लगे हुए हैं। तभी जो मिस्टर आओ होता है वो जिनयांग की तारीफ करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा जो फ्यूचर है वो वाकई में लिमिटलेस है। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी तरीके से तारीफ कर रहे हैं मिस्टर आओ। तभी मिस्टर डिंग उससे कहने लगता है कि अच्छा तो तुम हो क्वीन जिनयांग, क्योंकि जो आज मिस्टर वांग है वो तुम्हारी रिसेंटली बहुत ज्यादा तारीफ करने में लगे हुए थे और ये भी कह रहे थे कि इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा स्टूडेंट को सिखाना चालू किया है। ये बात सुनने के बाद जिनयांग उससे क्या लगता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा ये जानकर कि मेरे मास्टर मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हैं। और तभी उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें टेस्ट करने दो। और उससे पूछने लगता है कि बच्चे तुम मुझे बताओ कि आखिरकार जो मिस्टर आओ है वो तुम्हें लगता है कि वो मुझे इस गेम में हरा सकते हैं या नहीं। और तभी उस गेम को एनालाइज करने लगता है और स्माइल मारते हुए उससे कहने लगता है कि जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे लगता है कि जो मिस्टर आओ है वो बहुत ज्यादा सोच में, गहरी सोच में चले गए हैं। लेकिन भले ही वो कितने भी ज्यादा सोच में चले गए हैं उस गेम को जीतने के लिए, लेकिन अभी भी इनके पास मौका बचा हुआ है जीतने का। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम इतनी आसानी से नहीं हारोगे मिस्टर हाउ। और जब वे दोनों के दोनों डेप्यूटी मैनेजर इसको इस तरीके से बात करते हुए देखते हैं तो दोनों के दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। तभी उसका मास्टर जिनयांग से पूछने लगता है, जिनयांग क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो? क्योंकि शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है कि लेकिन जो मिस्टर डिंग है वो गो गेम खेलने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, उन्हें 10 सालों से कोई भी नहीं हरा पाया है, यहाँ तक कि तुम्हारा मास्टर भी। तभी मिस्टर डिंग उससे कहने लगता है कि तुम्हारे मास्टर ऑलरेडी मुझसे 3 बार हार चुके हैं, क्या तुम मुझसे जीतना चाहोगे, मेरे साथ खेलना चाहोगे बॉय? और तभी जिनयांग मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार मिस्टर डिंग को ये लोग बेस्ट प्लेयर क्यों कहने में लगे हैं गो गेम में, लेकिन जो गेम की सेटिंग है उसको देखकर ऐसा लगता तो नहीं है मुझे। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जो मिस्टर डिंग है वो बस बिगिनर्स है अभी इस गेम में। अगर ऐसी बात है तो इसके लिए तो इम्पॉसिबल वाली बात है कि वो और द हाई लेवल पर पहुंच पाएंगे इस गेम के। क्या आजकल के जो मार्शल आर्टिस्ट हैं वो गो गेम खेलने में इतने ज्यादा बेकार है? और तो और मेरे टाइम ट्रेवल यानी कि दुनिया में आने से पहले मैंने एक ऑनलाइन गेम अरेंज करवाया था, उस प्रोजेक्ट को मैनेज किया था। और तो और जब मैंने वैसे ही फन में मतलब मजे में उनके साथ कंपटीशन किया था तो मेरी जो लेवल थी उस गेम की वो लेवल 2 और जो लेवल 3 के आसपास थी प्रोफेशनल गो प्लेयर्स के। और तभी वे अपने मास्टर को सांत्वना देता है और उससे कहने लगता है कि मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मिस्टर आओ की मदद कर सकता हूँ इस गेम को जीतने में। ये बात सुनने के बाद मिस्टर आओ उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम वाकई में इस गेम को जीत जाते हो तो मैं तुम जो चाहो तुम मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद सिस्टम नोटिफिकेशन देने लगता है कि जो मिस्टर आओ है वो गो गेम खेलने में इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है और इस बात को अपनी हार को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, क्या तुम उन्हें एक जीत दिलाना चाहोगे? तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि जिनयांग मुझे इससे कोई बात फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कारण जहाँ पर मेरी थोड़ी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर तुम हार भी जाते हो, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो जहाँ पर तुम इन 2 लीडर्स को ऑफेंड कर दोगे जो कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। ये बात सुनने के बाद मिस्टर जिनयांग उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मास्टर। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि तुम्हारे मास्टर को मिस्टर डिंग के द्वारा ऑलरेडी हरा दिया गया है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा अनईजी महसूस करने में लगे हुए हैं। क्या तुम इस गेम को जीतकर उन्हें खुशी दिलवा पाओगे? तभी मिस्टर डिंग उसको इस तरीके से बैठते हुए देखते हैं तो मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि आजकल के जो जवान लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रखे हैं। तभी सिस्टम तीसरा टास्क उसे देते हुए उसे कहने लगता है कि मिस्टर डिंग है उन्होंने काफी समय से इस गेम को खेला है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कोई अच्छा गो प्लेयर यानी इस गेम में महारत किए हुए प्रो प्लेयर से गेम कभी नहीं खेला है, तो क्या तुम उसे दिखाना चाहोगे कि असली प्रो प्लेयर क्या होता है? ये बात जानने के बाद जो जिनयांग होता है काफी खुश होने लगता है और उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए कि मुझे डायरेक्टली 3 टास्क मिल चुके हैं, ये तो बहुत काफी अच्छा हुआ, तो मुझे अब इस गेम को जल्द से जल्द जीतना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी वह मूव करना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है कि आप मेरी परफॉर्मेंस पे हंसना मत प्लीज मिस्टर डिंग। और जब वो परफॉर्मेंस चालू करता है तभी कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाहर जितने भी लोग होते हैं वो आपस में फाइट करने के बाद, चीजों को तोड़ने के बाद वहाँ पर पड़े हुए होते हैं। तभी जिनयांग को ढूंढना चालू कर देती है और कह रही होती है कि आखिरकार ये बंदा कहाँ चला गया, अभी तो ये यहीं पर था। तभी ड्यूयोंग भी सोचने लगता है कि आखिरकार जिनयांग कहाँ पर चला गया, अभी तो ये हमारे साथ ही था और जब हम लोग फाइट करने में लगे हुए थे वो अचानक से गायब कैसे हो गया? तभी अचानक से अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, कोई कह रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल, और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर डिंग होते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि मुझे एक दशक हो चुका है जहाँ पर गो गेम खेलते खेलते, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है पहली बार हो रहा है जैसे कि मैं इस गेम में हार रहा हूँ किसी के द्वारा, वो भी तुम जैसे बंदे के सामने।
तभी जिनियांग ये बात जानने के बाद उस मन में सोचता है क्या लगता है कि इसका मतलब ये होगा कि इस पूरे के पूरे ऑरेंज रेंज में कोई भी अच्छा प्लेयर मौजूद नहीं था और इसे हराने के बदले में तुम्हें 10 पॉइंट मिलते हैं। तभी मिस्टर आओ होता है वो मिस्टर वांग से कहने लगता है कि तुमने वाकई में बहुत ज्यादा स्कैमिंग वाला स्टूडेंट चुना है इस बार। तुम्हारा स्टूडेंट तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट है और मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि मिस्टर डिंग को एक तरफा हरा दिया जाएगा इस बंदे के द्वारा। आखिरकार मेरा बदला इस बच्चे ने ले ही लिया। और तभी मिस्टर आओ उसके पास आते हैं उससे कहने लगते हैं क्वीन जिनियांग तुम मुझे बताओ कि तुम्हें रिवॉर्ड के बदले में क्या चाहिए। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है, बहुत ज्यादा केओस खड़ा कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर ज्यादा बुरा इनकी नजरों में बुरा नहीं बने। अब सभी लोग तुमसे नफरत करेंगे और तुम अकेले बचकर निकल गए तो तुम क्या मिस्टर आओ से ये पूछना चाहोगे क्या वो डार्क पॉइंट को ओपन कर सकते हो, वो भी सभी के लिए एक बार। और तभी वो उससे पूछ लेता है इस बारे में और कहने लगता है क्या आप जहाँ पर जितने भी डिसिपल मौजूद थे आज सभी के लिए डार्क पॉइंट को ओपन कर पाओगे। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने सुना है कि अगर डार्क पॉइंट में तुम नहा लेते हो तो उससे तुम्हारी क्यू और रूट बोन्स इंक्रीज हो जाती है। मैं वाकई में इसे वेरीफाई करना चाहता हूँ वहाँ जाकर। ये बात जब बाहर के लोग जितने भी सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, खासकर डुयोंग। और कहने लगता है कि जो क्वीन जिनियांग है वो वाकई में डार्क पॉइंट को ओपन करना चाहता है, वो भी सभी के लिए। और मिस्टर आओ इस बात को लेकर एग्री हो जाते हैं और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर मेडिकल के जितने भी लोग हैं ना वो उसको प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा समय दो और 4 घंटों के लिए डार्क पॉइंट को ओपन कर दिया जाएगा। और उसको वो शुक्रिया कहने लगता है, धन्यवाद कहते हुए वहां से चला जाता है। तभी उसका मास्टर इस मौके का फायदा उठाने के लिए उसे सलाह देता है और उससे कहने लगता है कि डार्क पॉइंट में जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे उतने ज्यादा उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो तुम्हें मैं एक सलाह देता हूँ कि तुम जल्दी से चले जाओ अकेले पहले और उसका इस्तेमाल कर लो, तो ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। इस बात से तो उसका स्टूडेंट यानी कि जिनियांग भी एग्री होता है। तभी डार्क पॉइंट का सीन दिखाया जाता है जो कि देखने में किसी हॉट स्प्रिंग की तरह दिख रहा है और वो पूरा का पूरा पानी पूरी तरीके से ब्लैक होता है, जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि यहाँ पर पूरा पानी ब्लैक तो लेकिन इसकी जो स्मेल है वो कई सारी हर्ब्स की स्मेल आने में लगी हुई है यहाँ से, जिससे कि मुझे फ्रेश फील हो रहा है। जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ तब से मैंने ढंग से नहाया भी नहीं है, बात भी नहीं लिया है, लेकिन आज मैं यहाँ पर हॉट स्प्रिंग में बात ले रहा हूँ, मुझे काफी तो अच्छा महसूस हो रहा है। और जब मैं यहाँ पर नहाने में लगा हुआ था तभी वो देखता है किसी को आते हुए। हमें पता चलता है इस फिगर से कि 2 लड़कियां वहाँ पर आने में लगी हुई हैं, जिसको देखकर कहने लगता है क्या एडवांस में कोई यहाँ पर आ गया है। मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कोई पहले ही यहाँ पर आ जाएगा। तभी वहाँ पर हमें बिंग बिंग और यहाँ पर एक और लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर बिंग बिंग उससे कह रही होती है कि जैसा कि हमने सोचा था डार्क पॉइंट वाकई में ओपन कर दिया गया है इन सभी के लिए। और तभी वो दूसरी लड़की होती है वो उससे कहने लग उससे इस समय पता चलता है कि ये मिस्टर आओ की बिटियां हैं, सॉरी मिस्टर आओ की नहीं बल्कि मैं यहाँ के जो ओनर है ना लीडर उसकी बिटियां हैं, उसकी डॉटर है। और उससे कहने लगती है मेरे फादर से मैंने सुना है कि मिस्टर आओ ने डार्क पॉइंट को ओपन कर लिया है, वो भी क्वीन जिनियांग की रिक्वेस्ट पर। और तो और मेरे फादर ने कहा है कि हम लोग यहाँ पर पहले नहाने के लिए आ सकते हैं इसके ओपन होने से पहले। तभी बिंग बिंग उससे कहने लगते हैं कि हमारे पास सिर्फ 4 ही घंटे बचे हुए हैं। तभी लड़की कहने लगती है काश ऐसा होता कि हम लोग अकेले इस डार्क पॉइंट को एंजॉय कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं शेयर कर ही इसे एंजॉय करना पड़ेगा। अरे अकेले इस्तेमाल करना चाहती है बोला। और यहाँ पर जिनियांग यहाँ पर अकेले बैठा हुआ होता है और 2 लड़कियां बिना कपड़ों के उसके आजू बाजू बैठ जाती हैं और वो घबराते हुए उस पानी के अंदर घुस जाता है। और मन में सोचता है क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं ज्यादा देर तक इस पानी के अंदर बैठा नहीं रह सकता और पानी के अंदर रहा तो मैं ज्यादा समय तक सांस नहीं ले पाऊंगा जब तक ये यहाँ पर है, और अगर मैं बाहर निकल गया तो वो लोग मुझे मार देंगे। और तभी बिंग बिंग उससे कहने लगते हैं कि बहुत कि इसका जो इफेक्ट है वो 4 घंटों बाद वैसे भी कम हो जाएगा, तो मैं इस समय का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करना चाहिए। दूसरी तरफ जो लड़की होती है दूसरी बिंग बिंग के साथ जो आई होती है जो लीडर की डॉटर है, वो अपना हाथ हमारे एमसी के बीच में ले जाती है, मतलब उस सेंटर वाले एरिया में जहाँ पर पूरी तरीके से सेंसर एरिया है। और जब उसका हाथ वहां पर जाने लगता है और उसके ऊपर रख जाता है उसके हथियार पर, जिसको देखकर जिनियांग कहने लगता है शिट ये तो कांड हो गया। और वो लड़की कुछ महसूस करने लगती है और चिल्लाते हुए खड़ी होती है, उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार कौन है यहाँ पर, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है। और दोनों के दोनों खड़े हुए कूद जाते हैं और वो लड़की खासकर कूदने के बाद अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करती है और थंडर पल्स वर्डमैनशिप का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देती है। जो भी इसके अंदर है उसको ये सोचकर कौन है पता नहीं है। और वहां पर उस वाटर में बहुत बड़ा धमाका होता है और बिजली का झटका लगता है और दिखाया जाता है कि हमारा जो जिनियांग है वो वहां पर बेहोश पड़ जाता है। तभी बिंग बिंग उससे कहने लगती है 1 मिनट आखिरकार ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी दूसरी लड़की उससे कहने लगती है कि इस कमीने को तो देखो मैं इसे यहीं पर मार दूंगी। तभी बिंग बिंग उसे शांत कराती है, उससे कहने लगती है कि जो क्वीन जिनियांग है जिसके कारण ये पॉइंट ओपन हुआ है वो यही है। ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगती है कि अच्छा तो ये वो है। तभी बिंग बिंग उससे कहने लगती है कि ये काफी समय से इस पानी के अंदर मौजूद था, तो मुझे लगता है कि इसने कुछ देखा भी होगा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी लाइफ को यहीं पर बख्श दो। और तभी वो लड़की बिंग बिंग से कहने लगती है कि मेरा और ज्यादा मूड नहीं है यहाँ पर नहाने का, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तभी नेक्स्ट सीन में हमें चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो एमसी है वो वहाँ पर पहुंच जाता है और देखता है मैं ऑलमोस्ट उनके द्वारा मार दिया गया होता। और उसकी सिचुएशन को सोचते हुए कहने लगता है कि वाकई में इतनी ज्यादा पावरफुल थंडर पल्स वर्डमैनशिप टेक्निक का इस्तेमाल करने में लगी हुई है, ये वाकई में हॉलर रेंज के लीडर की प्रिंसिपल होने के काबिल है। और जिसने मेरी जान बचाई मुझे लगता है वो बिंग बिंग थी, जिसने उसे शांत कर दिया। और अगर ऐसा नहीं होता तो उस
जू वैंकुइंग के द्वारा अभी मुझे मार दिया गया होता। तो हमें पता चलता है उस लड़की का नाम जू वैंकुइंग है। तभी अचानक से इसकी नजर किसी चीज पर जाती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक पेंडेंट टाइप का या जेड पेंडेंट कुछ यहाँ पर गिरा हुआ था। देखकर क्या लगता है कि अगर यार ये क्या चीज है। दूसरी तरफ हमें जू वैंकुइंग का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने जेड पेंडेंट को ढूंढने में लगी हुई है और कह रही होती है कि ये यहाँ से गायब हो गया और चिल्लाते हुए इधर उधर ढूंढना चालू कर देती है और कह रही होती है कि मेरा जेट पेंडेंट कहाँ पर है, मेरा जेट पेंडेंट कहाँ पर है। आखिरकार अभी भी तो ये यहीं पर रखा था कहाँ गया ये। और सारी की सारी सिचुएशन के बाद समय और सीन दोनों चेंज होता है जहाँ पर नेक्स्ट सीन में हमें उसी केव का सीन दिखाया जाता है और वो लोटस फ्लावर के पास वहाँ पर कई सारे मंकीज को दिखाया जाता है और पता चलता है कोई यहाँ पर आता है और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा जिनयांग होता है जो कह रहा था कि पिछली बार मैंने इस बार में उम्मीद भी नहीं की थी कि मैंने यहाँ पर इतने ज्यादा लोगों को उस डार्क पॉइंट में नहाने के लिए परमिशन दिलवाई तो इसके बदले मुझे इतने ज्यादा पोटेंशियल पॉइंट्स मिल गए। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। अब मैं लोटस फ्लावर तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। और जब वे वापस से उस लोटस फ्लावर के पास पहुंच जाता है तो सारे के सारे मंकीज उसकी तरफ घूमने लगते और हमारा जिनयांग पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाता है और उन सभी पर एक एक करके अटैक करना उनकर मारना चालू कर देता है और उसके जो पोटेंशियल पॉइंट होते हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाते हैं और वो उनको एक झटके में मारना चालू कर देता है। और तभी कुछ जो मंकीज होते हैं वो भड़क पड़ते हैं इसको इस तरीके से अटैक करते हुए मंकीज पर और उनकी आवाजें चिल्लाते हुए मिस्टर लू उसकी आवाज सुन लेता है कि चीज की और वो देखता है कि जो क्वीन जिनयांग है वो कुछ ज्यादा ही अंदर चला गया है अटैक करते करते। मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी खो चुका होगा, इससे मुझे और ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तो उस बंदे से वैसे भी निपटना चाहता था और आखिरकार मुझे उससे फुर्सत मिली। और वो उस मूवमेंट के बारे में याद करने लगता है कि जब मिस्टर जू ने उससे कहा था हे लू मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तुम उस जिनयांग के साथ अंदर जाओ तो उसके लिए परेशानियां खड़ी कर देना ताकि वो पास ना कर पाए ट्रायल को और वहीं मारा जाए। और अगर वो पास नहीं कर पाता तो मैं कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ लूंगा जिससे कि मैं अपने इस स्टार हॉल से बाहर निकाल पाऊं और जो जुए बिंग बिंग में वो भी मुझसे कुछ नहीं कह पाएगी इसके बाद। और लू भी उसकी बात से एग्री हो जाता। और जो मिस्टर जू होता है वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं जुए बिंग बिंग को उसकी आर्मी खड़ी करने से रोकने में लगा हुआ हूँ और अगर ऐसा हुआ तो उसकी जो पावर है वो भी लो हो जाएगी। उसके बाद जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो मेरे पास ही आया करेंगे हॉलैंड के सारे और मैं अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर सकता हूँ रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर। दूसरी तरफ जो मिस्टर लू होता है वो कुछ और ही सोचने में लगा होता है किस तरीके से अगर उसका जो स्टेटस है वो कमजोर हो जाएगा तो वो उस मौके का इस्तेमाल कर जुए बिंग बिंग को अपने प्यार में पड़वा लेगा उसकी लास्ट टाइम पे मदद कर उसके बाद जुए बिंग बिंग इसकी हो जाएगी और दोनों के दोनों अपने ही सपनों की दुनिया में खोकर हंसना चालू कर देते हैं पागलों की तरह। और तभी वहां पर दूसरी तरफ हमें जिनयांग को दिखाया जाता है जो कि सभी मंकीज को अटैक कर मारने के बाद आगे बढ़ता चला जा रहा है और फाइनली उस फ्लावर के पास पहुंच जाता है। वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और जितने भी मंकीज उसकी फ्लावर की तरफ जाने लगते हैं वो उसके क्रॉस भी नहीं आ पाते और वो तुरंत मारे जाते हैं। उसके पास आने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये किसी जहर के द्वारा मारे गए हो। ये देखकर वो टोटली सरप्राइज हो जाता है और तभी वहां पर उसे स्केलेटन दिखाया जाता है और एक लकड़ी का टुकड़ा। और जब वो इस तरह की स्मेल को देखता है और पहचान जाता है कि जो स्मेल है वो इन मंकीज के लिए बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए वो इसके नजदीक नहीं जा सकते। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये लोटस अभी पूरी तरीके से ब्लूम भी नहीं हुआ है, खिला भी नहीं है और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल से ये मंकीज मारे जा रहे हैं। अगर ये पूरी तरीके से खिल गया तो जहाँ पर जितने भी मंकीज है वो ऑलरेडी मारे जाएंगे, तुरंत पूरी गुफा साफ हो जाएगी। और तभी जो लकड़ी का टुकड़ा लेता है और उसे उठा लेता है और कहने लगता है कि जबकि ये जो किसी की कंकाल यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पे स्केलेटन यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ इस लकड़ी के टुकड़े पर जो भी लिखा हुआ है उसमें इस लोटस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो जरूर होगी। और तभी वहां पर लिखा हुआ था और जो जिस बंदे ने लिखा है वो कह रहा था कि मेरे जो लोटस सीड है वो मुझे गलती से मतलब बाई चांस मिल गया था। इस लोटस फ्लावर सीड का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है। एक बार जब पूरी तरीके से ब्लूम हो जाएगा तो यहाँ पर जितने भी मॉइस्चर्स हैं इसको मारने में जो लोटस मदद करेगा और पूरी की पूरी मसीमा को क्लीन भी कर देगा। लेकिन मैं एक मार्शल आर्टिस्ट, इतना ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट नहीं था तो मैं अपनी मौत के इंतजार करने के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। और अगर बाई चांस यहाँ पर कोई आता है और इस वुडन स्ट्रिप को देख लेता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर लोगों की सेफ्टी के लिए और पूरी की पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी क्यू को इसके अंदर इंजेक्ट करोगे और इस फ्लावर को ब्लूम करने में उसकी मदद करोगे। बस यही मेरी एक आखिरी इच्छा थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अगर तुम ऐसा करते हो। तो ये सारी चीज पढ़ने के बाद जिनयांग मन में सोचते हो क्या लगता है जैसा कि मैंने सोचा था कि जो लोटस फ्लावर है वो इन सभी मंकीज को मारने में मदद कर सकता है। और इतना ही नहीं, अगर इसमें से पूरी तरीके से ब्लूम करने में इसकी मदद करूं तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा उससे पूरा का पूरा एरिया साफ हो जाएगा, जिससे कि इसका इस्तेमाल आम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसे मेरी क्यू की जरूरत पड़ेगी, मेरे क्यू को ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ जब इसे खिलाने की ब्लूम करने की कोशिश कर रहा था ये बंदा तो सीक्रेटली इस पर इन मंकीज के द्वारा अटैक कर दिया गया और वो वहीं पर मारा गया। और वाकई में अगर ऐसी बात है तो मुझे इसकी आखिरी इच्छा पूरी करने में इसकी मदद करने दो। अपनी ग्रेट रिवर टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा इस फ्लावर सीड को ब्लूम करने में। और जब ऐसी सिचुएशन आ रही थी तभी वो अपनी एनर्जी को डालना चालू कर देता है उस फ्लावर में और जब उसे डालने लगता है तो वो एनर्जी बिना किसी परेशानी के अंदर जाने भी लगती है।
लेकिन वो किसी चीज नोटिस करता है और कहने लगता है कि मैं अपने हाथों को इससे दूर नहीं हटा पा रहा हूँ, लगता है इसने मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चालू कर दिया है और पागलों की तरह चूसने में लगा है मेरी एनर्जी को ये फ्लावर सीड, और अगर ऐसा चलता रहा तो मैं पूरी तरीके से चूस लिया जाऊंगा इसके द्वारा। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देने लगता है कि तुम्हारी जो क्यू है वो बहुत ज़्यादा रफ्तार से कम हो रही है तुम्हारे बॉडी के अंदर, क्या तुम 100 पोटेंशियल पॉइंट का इस्तेमाल करना चाहोगे ताकि तुम्हारी टेम्परेरी जितने भी सीक्रेट टैग मतलब जितनी भी तुम्हारी एनर्जी वो रिप्लेस हो जाए। ये बात जानने के बाद जिनियांग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उसे क्या लगता है कि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, जल्दी से इस्तेमाल करो। और तभी इसका सीक्रेट ट्रेजर एक्टिवेट हो जाता है और इसके पास 48 पोटेंशियल पॉइंट बचते हैं। तभी जो जेड उसने उठाया था उस लड़की से वो बाहर निकलने लगता है और उसको जानने के देखने के बाद वो सरप्राइज होता है, क्या लगता है कि ये जेड पेंडेंट है वो एक खजाना एक ट्रेजर है। ये तो वाकई में बहुत सरप्राइजिंग वाली बात थी और इसमें से बहुत ज्यादा पावरफुल क्यू निकलने में लगी हुई है। ये सिर्फ मेरी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर की क्यू को रिप्लेस नहीं करती बल्कि में जो फ्लावर सीड है उसको भी वो स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद करवा रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है, जिससे कि मेरी बॉडी इसके प्रेशर से बच सकती है। और तो और फोर्सफुली मेरी बॉडी के अंदर से लोटस सीड ने क्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया है। जो भगवान है वो मुझे वाकई में जिंदा रखना चाहते हैं। भाई सिस्टम जिंदा रखना चाहता है तुमने। तभी अचानक से किसी के घुर्राने की आवाज आने लगती है। इसको देखकर वो कहने लगता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है बे। तभी कुछ नोटिस करता है कोई चीज उड़ती हुई उसकी तरफ आने लगती है, जिसको देखकर वो डर जाता है और तभी दिखाया जाता है कि उसमें से कुछ निकलता है और कोई नहीं बल्कि मंकी होते हैं। वो उस पर अटैक करने लगते हैं दबा के ताकि सीक्रेटली उसे मार सके। और तभी हमारा जिनियांग रोटन फिश टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है उस मंकीज को मारने के लिए। और जो बॉल उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही थी उसको देखने के बाद सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है इस बॉल के अंदर मंकीज हैं तो जो मुझे रोकने के लिए आगे आए इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को कुर्बान करते हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो मंकीज उसके अंदर आए थे वो अपने मुंह में जहर छुपाकर लेकर आए हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस, जिससे कि उसके जो कपड़े होते हैं वो जलना चालू हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी बॉडीज भी। ये मंकीज तो वाकई में बहुत ज्यादा चालाक निकले। इन्होंने वाकई में अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, एक बॉल बनाई, उस बॉल के अंदर बैठकर यहाँ पर मेरे पास आए नजदीक जाके इस मसीमा को यानी कि इस लोटस से या फिर इसकी एनर्जी जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा समय तक बच सके और डायरेक्टली मुझ पर अटैक कर मुझे मार सके। क्या ये वाकई में मेरे साथ ही मरना चाहते हैं? तभी वहां पर वो सभी के सभी कई सारी बॉल्स वहां पर आने लगती हैं और एक एक कर जिनियांग पर अटैक करने लगते हैं और सारे के सारे जो मंकीज होते हैं वो जहर थूकने लगते हैं अपने मुंह से। और लेकिन उससे बचने के लिए हमारा जिनियांग आइस लोटस आर्मर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके पास ज्यादा क्यू मौजूद नहीं होती जिसके कारण उसकी जो टेक्निक है वो काम नहीं करती ढंग से। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हैं उससे क्या लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा क्यू मौजूद नहीं है, तुम 100 पॉइंट का इस्तेमाल करना चाहोगे। और लेकिन इस बात को जानने के बाद जिनियांग वहां से भगना चालू कर देता है और कहने लगता है कि मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची है तो मैं जो लोटस है उसे बाद में आकर खिलाऊंगा, आई मीन ब्लूम करने में उसकी मदद करूंगा बाद में। अभी यहाँ से मुझे अपनी जान बचाकर निकलना होगा। अभी जितनी भी एनर्जी बची हुई है मुझे अपने यहाँ से निकलने में इस्तेमाल करनी होगी। और वह वहां से भागना चालू कर देता है और वो मंकीज उसका पीछा करने लगते हैं ताकि उसे यहाँ से भागने ना दे सके। और वो वहां से जब उसका रास्ता रोक लिया जाता है उस मंकीज के द्वारा तो जो हमारा जिनियांग है वो अपनी जान बचाने के लिए उन्हीं पर कूद पड़ता है उनके बीच में और कहने लगता है कि इनसे पीछे छुड़ाना वाकई में बिल्कुल बहुत ज्यादा हार्ड है। और तभी उसे पोटेंशियल पॉइंट मिलते जाते हैं जैसे जैसे वो उन मंकीज को मारता जाता है और उन मंकीज को मारने के बाद वो वहां से भागने में कामयाब रहता है किसी तरह। लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है और वो अपनी बॉडी को भी ढंग से मूव नहीं कर पा रहा होता और उसकी पूरी की पूरी बॉडी पर चोट आ चुकी होती है और कह रहा होता है कि मैं इस तरीके से यहाँ पर बेहोश होकर यहाँ पर मर नहीं सकता। और वो किसी तरीके से मिस्टर गू के पास पहुंच जाता है। मिस्टर गू उसको इसके बेहोश होते देखते हैं तो वो घबराहट हो जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और मिस्टर गू उसके पास आते हैं उसको बचाने के लिए। तभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि तुम यहाँ पर लोटस फ्लावर को एक्टिवेट कर दिया है तुमने और यहाँ पर जितने भी आम जनता है उनको एक उम्मीद दिला दी है कि वो यहाँ पर इसके पूरे पूरे इलाके में शांति से रह सकते हैं। इसके बदले में तुम्हें 500 पोटेंशियल पॉइंट दिए जाते हैं। तभी गोस्ट डार्क केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है। जितने भी बाकी स्टूडेंट होते हैं वो वहाँ पर अंतर से बाकी बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं बाकी स्टूडेंट्स का। और जो मिस्टर जू होता है वो लू की तरफ देखता है और कहने लगता है कि जो मैं तुमसे कहा था व्यवस्था करने के लिए तुमने कर ली क्या व्यवस्था? और लू भी आंख मारते उससे कहने लगता है हाँ बॉस, हाँ मिस्टर जू मैंने व्यवस्था कर दी, चिंता मत करो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बाहर आ जाते हैं कपकपाते हुए जिनियांग। यहाँ पर उसकी इतनी ज्यादा हालत देखने के बाद सभी सरप्राइज हो जाते हैं और किसी तरीके से वो दोनों अपनी जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब भी रहते हैं। इसको देखने के बाद लू आता है चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जिनियांग आखिरकार तुमने ये सब क्या कर रखा है। और इस तरीके से करते हुए व्यवहार देखते हुए मिस्टर जू से रोकता है। तभी मिस्टर गू से कहने लगता है कि मिस्टर जू मैंने ऑलरेडी जिनियांग को ढूंढ लिया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस पर मंकीज ने अटैक कर दिया था जिससे इसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। तभी जिनियांग उससे कहने लगता है कि मंकीज के द्वारा मुझ पर अटैक कर दिया गया था और मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई है तो मैं यहाँ पर लेट हो चुका हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा मिस्टर जू इस बात के लिए। लेकिन मिस्टर जू होता है वो उसके बात पर इग्नोर कर देता है और ध्यान नहीं देता और कुछ भी नहीं कहता। जिस बात को सुनने के बाद वो पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है जिनियांग और वापस से खड़ा होता और चिल्लाते हुए वापस से क्या लगता है कि मिस्टर जू मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया था, मैं आपसे माफी चाहता हूँ इस बात के लिए। और जब वो वापस से चिल्लाते हुए कहने लगता है तो मिस्टर जू उसकी बातों पर फिर से इग्नोर करने लगता है और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और तभी जो लू होता है वो चिल्लाते हुए जिनियांग से कहने लगता है कि जिनियांग तेरी हिम्मत कैसी हुई इस तरीके से वापस से माफी मांगने की मिस्टर जू से? अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं शर्म के मारे खुद मर जाता। और इस तरीके से जब लू उस पर चिल्लाने में लगा हुआ था तो ये देखने के बाद मिस्टर गू बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते और चिल्लाते उससे कहने लगता है हे लू आखिरकार तेरी हिम्मत ऐसे कोई, मिस्टर जू ने कुछ भी नहीं कहा तो तुम क्यों चिल्लाने में लगी हो इस पर? इसको देखते हुए जिनियांग उसे शांत कराता है, उससे कहने लगता है मिस्टर गू तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर जू उससे कहने लगता
है कि तुम बहुत ज्यादा लेट हो और तुमने हमारे काम में बहुत ज्यादा डिले करने की हिम्मत दिखा, तो तुम्हें पेनल्टी हॉल पर जाना होगा और इसका जो पनिशमेंट है तुम्हें एक्सेप्ट करनी होगी। 200 स्टिक्स पड़ेंगी तुम्हारे पिछवाड़े पर, और अगर ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में दोबारा से होती है तो तुम्हें हमारे स्टार हॉल से निकाल दिया जाएगा। तभी मिस्टर गूज से कहने लगता है कि मिस्टर जू, जिनियांग को उस वक्त चोट लग गई थी जब वो आइस कॉफिन को बचाने में लगा हुआ था, लेकिन अगर आप इस तरीके से उसे पनिशमेंट देते हो तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। ये बात सुनने के बाद लू हंसने लगता है, उससे कहने लगता है गू कॉन्गू, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी कहने का हक नहीं है, तुम यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते। तभी मिस्टर जू उससे कहने लगता है कि तुम आज 100 गुना यहाँ पर पिटने वाले, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम कल 1000 गुना भी पिटोगे। तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा, क्या बिगाड़ लोगे, मैं तो दूंगा सजा, क्या कर लोगे तुम मेरा। ये बात सुनने के बाद जिनियांग को उससे क्या लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस इतना चाहते हो कि तुम मैं इस स्टार हॉल से निकल जाऊं, और उसका जो कार्ड होता है आइडेंटिटी कार्ड उसे दे देता है, और उससे कहने लगता है कि मुझे भी तुम्हारे स्टार हॉल में रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तुम जैसे दल लोगों के साथ रहने से तो मतलब है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, और स्टार हॉल मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और जब मिस्टर गू इसको देखता है तो वो भी अपना कार्ड निकालता है और कहने लगता है, मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि स्टार हॉल इस तरीके से डर्टी लोगों से भरा होगा, और वो भी अपना कार्ड फेंक कर वहां से चला जाता है और कहने लगता है कि मेरे पास समय नहीं है तुम जैसे लोगों से निपटने के लिए, गुड बाय। और लू इस बात को देखने के बाद खुश होते हुए कहने लगता है कि दोनों के दोनों बस बेवकूफ है और कुछ नहीं। तभी मिस्टर जू उससे कहने लगता है कि जल्दी से जाओ मिस्टर शी और मिस्टर जैंग को जाकर बता दो कि हमारे हॉल में 2 सीट्स खाली हो चुकी हैं और वे लोग उस गिफ्ट को तैयार कर लें अपने, और लू मान जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि होशंग हॉल में वो पहुंच जाता है वहां पर एंट्री के लिए। यहाँ पर डुओयंग उससे पूछता है कि तुम कैसा फील करने में लगे हुए हो। तभी जिनियांग उसे बताने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, आप मुझे इतनी ज्यादा फिक्र दिखाने में लगे हो क्योंकि मैं ऑलरेडी रिकवर हो चुका हूँ। तभी उसका मास्टर उससे पूछने लगता है कि जो हाउसिंग हॉल है वो आज से तुम्हारा घर है, तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारे फ्यूचर प्रिपरेशन क्या है। ये बात सुनने के बाद हमारा जो जिनियांग होता है वो उससे कहने लगता है कि मास्टर मैं रैंक 1 के लिए ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ कल। ये बात सुनने के बाद डुओयंग उससे कहने लगता है क्या तुम्हारी जो क्यू है वो ऑलरेडी रैंक 1 पर पहुंच गई। तभी जिनियांग उससे कहने लगता है कि मैं ऑलरेडी काफी समय पहले रैंक 1 पर पहुंचने वाला हूं, पहुंच गया हूं ऑलमोस्ट, और मैंने अभी तक ब्रेक थ्रू इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो डार्क मंकीज हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव थे मार्शल आर्टिस्ट की क्यू को लेकर। अब जबकि मेरा पूरा का पूरा मैटर रिजॉल्व हो चुका है तो मुझे इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद जो डुओयंग होता है वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ठीक रहने वाला है, तुमने अभी अभी अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिकवर किया है, तुम्हें बिल्कुल इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए। तभी उसका मास्टर भी उससे कहने लगता है कि डुओयंग तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जिनियांग की कंडीशन को अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम्हें चिंता मत करो इतना ज्यादा। लेकिन जिनियांग मैं तुम्हें फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, वार्निंग देना चाहता हूँ, किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए ब्रेक थ्रू करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल मूवमेंट होता है, लेकिन अगर तुम इतनी ज्यादा जल्दबाजी दिखाओगे सक्सेस हासिल करने के लिए तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाला है। तभी जिनियांग उससे कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मास्टर, मैं कभी भी उस चीज को ट्राई नहीं करने वाला जिस बात को लेकर मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं होता, और तो और मैंने डस्ट आर्ट, आइस लोटस आर्मर और तो और रोडन फिस्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ क्यों, और मैं इन 3 टेक्निक का साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करूंगा, और ऐसा करने से जो मेरी सक्सेस रेट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब इसका इतना कॉन्फिडेंस देखता है तो उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि वाकई में अगर ऐसी बात है तो मैं पर्सनली फॉर्मेशन अरेंज करूंगा तुम्हारे ब्रेक थ्रू के लिए कल। तभी डुओयंग भी कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये बात जानने के बाद जिनियांग सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में मेरी मदद कर सकते हो। नहीं मास्टर कहने लगता है कि हाँ बच्चे, मैं तुम्हारे लिए क्यू ब्लड गैदरिंग फॉर्मेशन का अरेंज करूंगा, और जो बंदा ब्रेक थ्रू करता है वो सेंटर में रहता है, जो मदद करते हैं वो उसके आसपास, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे क्यू को डायरेक्ट करने में तुम्हारी बॉडी के अंदर से तुम्हारी डांटेन में चली जाए ताकि, और जो डुओयंग है वो तुम्हारे क्यू और ब्लड प्रेशर में तुम्हारी मदद करेगा, और तुम्हारी डांटन के अंदर जो क्यू मौजूद है ना उसे रेजोनेट करेगा, इससे तुम्हारी जो क्यू है वो और ज्यादा सॉलिड हो जाएगी और तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ये बात जानने के बाद वो काफी तक खुश हो जाता है और कहने लगता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी अचानक से वो कुछ नोटिस करता है, कोई कह रहा होता है सभी के सभी लोग कि हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, और वहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और कह रहे होते हैं जबकि तुम्हारी लाइफ में इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज है हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद जिनियांग उन सभी का धन्यवाद कहता है। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग इससे दूर रहो इस मैटर से, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कम मात्रा में ब्लड और क्यू मौजूद है, और अगर तुमने इसकी मदद करने की कोशिश की तो मुझे इस बात का डर है कि तुम सभी के सभी लोग इतनी ज्यादा कमी के कारण बेहोश हो जाएंगे, जिससे पहले कि जिनियांग पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू भी करवाए उससे पहले। या फिर यहाँ पर मैटर कुछ और है, तुम लोग ये चाहते हो कि जिनियांग तुम सभी के लिए तुम्हारी बुक्स को कॉपी करे, लेकिन अब तुम वाकई में अपने इच्छानुसार इसकी मदद करना चाहते हो, तो कल दोपहर के समय में तुम आ जाना और जिनियांग की मदद करना। और सारे के सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर काफी एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी एक बंदा आता है और पिंग नाम के बंदे को बुलाता है, और वो कहने लगता है कि मुझे इस बात का डर है कि जो जिनियांग है उसने अभी अभी अपनी रिकवरी पूरी तरीके से की है, और हमारा जो हॉल है वो अंडर स्टाफ है। क्या होगा अगर इसके ब्रेक थ्रू के दौरान कोई एक्सीडेंट हो गया तो कुछ लोगों को ऐसे को ढूंढ लो जो कि कल हमारी मदद कर सके, और किसी भी आउटसाइडर को इस बारे में मत बताना। क्या होगा अगर कोई यहाँ पर परेशानी खड़ी करने के लिए आ गया तो उस मूवमेंट पर। ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है डुओयंग से कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा जो मुंह है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बंद रहता है, मैं किसी को नहीं बताने वाला। तभी डुओयंग मन में सोचते कहने लगता है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, हम अच्छी तरीके से तैयार नहीं है अभी, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो।
तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बिंग बिंग ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज होती है कि जो हमारा जिनयांग है वो ब्रेक थ्रू करने वाला है लेवल 1 पर। और ये भी बात पता चलती है कि जो जिनयांग है उसे पहले काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो ब्रेक थ्रू करना चाहता है, वो भी फोर्सफुली। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उसने ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की और अब वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और वो मरने की कगार पर है। तभी उसकी मेट उसे बताने लगती है कि ये जो न्यूज है वो मुझे हाउसिंग हॉल से मिली है कल, और मुझे लगता है कि ये एब्सोल्यूट ट्रू है, सच बात है। तब बिंग बिंग ये बात जानती है तो मन में सोचते हुए कहने लगती है कि जो टेक्निक उसने सीख रखी है वो आइस लोटस आर्मर, लेकिन अकेली इस टेक्निक की मदद से ये काफी ज्यादा हार्ड है कि वो एक लेवल 1 तक ब्रेक थ्रू कर सके। लगता है कि मिस्टर जू के द्वारा उस स्टार हॉल से बाहर निकाल दिया गया था, इस दुख के कारण वो बदला लेना चाहता था और गुस्से में आकर फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से उसने अपने आप को ही मारने की कगार पर पहुंचा लिया है। और आखिरकार मैंने ही तो रिकमेंड किया था इसे उस स्टार हॉल में डिसिपल बनने के लिए, और जब चीजें यहाँ तक पहुंच चुकी हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसके लिए कुछ जाकर करूं। और उससे कहने लगती है कि हम लोग हाउसिंग हॉल पर जा रहे हैं कुछ देर बाद। और तभी हाउसिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो देखती है तो किसी चीज को देखकर दोनों के दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और यहाँ पर सिर्फ जब देखती है तो वहाँ पर कई सारे लोग उसके दरवाजे के बाहर खड़े हुए होते हैं और चिल्लाकर कह रहे होते हैं कि आखिरकार इतने ज्यादा लोग यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हैं, वो भी हाउसिंग हॉल के सामने। और डुओ योंग भी उनके सामने खड़ा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है उनके सामने, और एक बंदा आकर कहने लगता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। इसका चेहरा देख के लगता है बहुत ज्यादा गुस्से में, और कह रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर कोई जिनयांग से मिलने आए हैं, आखिरकार वे कहाँ पर। और इसी गुस्से वाले चेहरे के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सीनरा एंड साइनिंग आउट। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, और कमेंट करके जरूर बताना, और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं ना वो बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाता। तो बाय बाय, सीनरा एंड साइनिंग आउट। कल फिर मिलेंगे।